बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग को स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है, और आवाज़ भी परफेक्टली आ रही होगी। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। जिस मकसद के लिए हम हाज़िर हुए हैं या यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सब लोग को आवाज़ आ रही है? जिन लोग को आवाज़ का कोई इशू है वो काइंडली रिजॉइन कर लीजिए। मेरी तरफ से बिल्कुल आवाज़ क्लियर है, तो आप काइंडली अपना रिस्टार्ट कर सकते हैं अपनी मीटिंग को। निकरो भला इस्तेमाल थींदड़। सही है। जी, अच्छा जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का फरमाने इलाही है, हमारा इस पे पुख्ता ईमान है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो आप लोगों ने और मैंने इस कोर्स के लिए जिसके लिए हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं, एक कोशिश करनी है सो डैट कि हम जो डिज़ायर्ड अचीवमेंट हमारी या हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, हम उनको अचीव कर पाएँ, ठीक है? अच्छा जी। कुछ लोग को आ रहा है कि जी माइक कुछ लोगों के अनम्यूटेड हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने माइक म्यूटेड रखिए। मैसेज आ रही है? आपको आवाज़ ठीक आ रही है? आप सुने? अच्छा जी। ईमान क्यों स्क्रीन को छेड़ रहे हो? सच रही है ना? अच्छा जी। तो सबसे पहले अगले स्टेप पे आपको बताएं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, ठीक है? लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन। प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा किन-किन लोग को इश्यू आ रहा है ताकि मैं अगेन कंफर्म कर लूँ। प्लीज़ जिन लोग को डिस्टॉर्शन आ रही है ना वो मुझे कंफर्म कर दें चैट पे ना टाइप करके। कितने लोग हम दे सकें। फिर बॉस है, चले फिर चले बाहर आजे 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 आजे। जी। अच्छा, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म से। तो आपको बताते चलें कि ये जो कॉलेज है, म्यूट अदर्स प्लीज़, या जो बंदा अभी अनम्यूटेड होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो आप लोग को ड्यू रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग अपने आप को म्यूटेड रखें। अच्छा जी। हमारा कॉलेज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ रजिस्टर्ड है, एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड है। तो हमारा इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आप सब लोग, वो एक ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें टैक्सेशन की। सारे लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आए हैं ऑब्वियसली, या अगर कोई बंदा प्रैक्टिस नहीं करना चाहता तो ऑब्वियसली वो अपनी फर्म के अपने बिजनेस के मैटर्स को खुद देखना चाहता है। तो हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे कि हम जो डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें और अप्लाई करके आप एज अ टैक्स लॉयर या टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकें। अब टैक्स लॉयर या टैक्स कंसल्टेंट से क्या मुराद है, मैं अब अगली स्लाइड्स में कुछ स्लाइड्स में आपको कंफर्म करूंगा, बस आपने मेरे साथ रहना है। तो इसमें हम नॉर्मली सारी जो हमारी ट्रेनिंग होगी मोस्टली प्रैक्टिकल होगी, लेकिन इसके लिए जो हमारी सारी केस स्टडी बेस्ड होगी, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी होगा हम आपको लीगली वो बताएंगे ताकि आपकी जो फाउंडेशंस हैं वो बेहतर रहें, सो डैट के आप लोग ना सिर्फ प्रैक्टिकल जानते हों बल्कि उसकी जो फाउंडेशंस हैं उनको भी जानते हों, ठीक है? फिर इसके बाद इस कोर्स में कॉलेज वाले आपको असिस्ट करेंगे कि आप आईटीपी का सर्टिफिकेट ले सकें। अब आईटीपी के सर्टिफिकेट से क्या मुराद है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का, ये भी आपको मैं अगले लम्हे में बताता हूँ अगली स्क्रीन पे कि आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस ले सकते हैं। अब ये इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर क्या है ये भी आपको बता देंगे। फिर आपका अलग से पोर्टल होगा जहाँ पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही चीज़ें जो आपको बढ़ाई जाएंगी, वही मोटी मोटी आप खुद एफर्ट करके
उसको एमसीक्यूज बने होंगे, आप कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाएं, पोर्टल पे लॉगिन करें और जो चीज़ें क्लास की हैं उनको वहाँ पे प्रैक्टिकली छोटे-छोटे सिनेरियोज में एमसीक्यूज बेस्ड के तौर पे यस नो करेंगे तो आपकी जो चीज़ें क्लास की होंगी वो मज़ीद रिफाइन हो जाएँगी, ठीक है? तो इसके लिए अलग से हमारा एक पोर्टल है, ठीक है? तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हम ये करेंगे कि अब सारे लोग तो कोई बाकायदा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बस उनके पास जब काम आता है तो वो करते हैं। अब वो मेरे साथ पढ़ तो रहे होंगे, सीख तो रहे होंगे, लेकिन जब वो काम करेंगे, काम करते हुए उनको कहीं डिफ़िकल्टी पेश आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग उनको बाकायदा 1 साल तक तकरीबन 1 साल यानी कि कोर्स तकरीबन हमारा 4-5 माह का होगा, ठीक है? वो प्लस उसके बाद जो हमारी उसके बाद भी तकरीबन 6 माह की आपके साथ कमिटमेंट होगी कि हम आपको गाइड करें। आप लेट्स सपोज़ कंपनी बना रहे हैं, हमने आपको कंपनी बनानी सिखाई है, लेकिन जब इटसेल्फ एक्चुअली आप कंपनी बनाने जाएँ, तो आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप हमारे साथ जी, मैडम बुशरा आप काइंडली ऐसा कीजिए कि सब लोग को आवाज़ आ रही है, आप रिजॉइन कीजिए। अच्छा जी, तो इसमें क्या होगा कि 1 साल तक हम आपको नॉर्मली असिस्ट करेंगे जहाँ भी आपको इश्यू आएगा आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग में, ठीक है? तो अब आपको मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम बताते चलें कि हमारा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये वो काम है आपको बताता चलूँ कि टैक्स के काम करने के लिए या कॉर्पोरेट के काम करने के लिए ऐसे काम हैं जिनके लिए तो आपको लाइसेंस चाहिए, कोई आपके पास क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको लाइसेंस तब मिलेगा जब क्वालिफ़िकेशन होगी। तो वो अगली स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगा ये लेकिन ये वो वाले काम हैं जो कोई भी बंदा बगैर लाइसेंस के, बगैर किसी क्वालिफ़िकेशन के अगर उसको करने आते हैं, तो वो घर बैठा कर सकता है। यानी कि आप एक हाउसवाइफ हैं या कोई एक ऐसा बंदा है जो या कोई ऐसी खातून है जो घर से बाहर नहीं जाना चाहती लेकिन वो एक तरीके के साथ बाइज़्ज़त तरीके के साथ घर बैठे हुए कुछ काम करना चाहती है। तो ये ऐसे काम हैं जो अपना वो फेसबुक पेज बनाए, कोई इंस्टाग्राम का पेज बनाए, ठीक है? उसपे इन सर्विसेज़ को एडवर्टाइज़ करे, ठीक है? तो अपना बिज़नेस का कोई नंबर-शंबर रखे, कोई बिज़नेस का अलग से। तो ये काम वो खुद बैठे हुए आप घर कर सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन से काम हैं जिसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपको काम करना आता हो, ठीक है? इसके लिए आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें सबसे पहले आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको सेल टैक्स रिटर्न होगी वो फाइल कर सकते हैं। क्या बीबीए डिग्री होल्डर बैचलर इन फाइनेंस। जी, मेरा भाई आप सब्र रखें, मैं अभी आपको क्वेश्चन के जो रेलेवेंट आंसर होंगे बताऊँगा, बाकी आपके इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सेशन आपके सारे क्वेश्चन मोस्टली एड्रेस हो चुके होंगे। सेल टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। आपने कंपनी बनानी है, ठीक है? तो कंपनी कैसे बनती है, वो आप खुद बैठे हुए घर बना सकते हैं। सारी ये चीज़ें ऑनलाइन है। ये जो चीज़ें नॉर्मली मैंने ये सामने खोली हुई हैं, तकरीबन मोस्टली चीज़ें सिवाय इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ये बाकी सारी चीज़ें सारी ऑनलाइन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये चीज़ें ऑनलाइन है। तो आपने कंपनी बनानी है तो ऑनलाइन बनती है, ठीक है? आप घर बैठे हुए कंपनी बना सकते हैं, ठीक है? देन आप चाहते हैं कि यार कंपनी की एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं, जो वुकला हज़रात वगैरह कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने कंप्लायंसेस करनी है। आप घर बैठे हुए खुद कंपनी की कंप्लायंसेस से क्या मुराद है, कोई सालाना कोई उसके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एसएससीपी को फाइल करने होते हैं। आप खुद घर बैठे हुए फाइल कर सकते हैं या कर सकती हैं। कंपनी को बंद करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है? सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड करना है, आप घर बैठे हुए कर सकते हैं। पार्टनरशिप आप बना सकते हैं घर बैठे हुए, ठीक है? अब ये सारे काम हैं लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप हो, लोगों की रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन हो, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट फाइल करनी हो, तो ये वो वाले काम हैं जिसके लिए कोई एज़ सच कानूनी तौर पे आपको कोई लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए। वो आप लोगों में से कोई भी बंदा हो, ठीक है? उसने चाहे ऐसे लोग भी आते हैं, जी मैंने एनवायरमेंटल साइंसेज़ में मास्टर किया हुआ है, तो वो बंदा भी ये काम कर सकता है, ठीक है? यानी कि आप ये कहें कि अगर आपको ये चीज़ें करनी आ जाती हैं, यही हम आपको कोर्स में सिखाएँगे भी, तो आप घर बैठे हुए काम करें, कोई आपको कतगन नहीं है, ठीक है? लेकिन ये कुछ ऐसे काम भी हैं जो आप चाहे सीख भी लेते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते अनलेस कि आपके पास 2 चीज़ों में से एक ना हो। एक क्या है आईटीपी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर ये क्या है अगली स्लाइड में आपको बताऊँगा, ठीक है? और दूसरे नंबर पे या आप क्या हो आप एडवोकेट हो, ठीक है? अब एडवोकेट वैसे ही आपको पता है तो उसको अलग से बताने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है? इन दोनों चीज़ों में से एक होगी तो आप ये वाले काम कर सकेंगे। यानी कि पहले वाले काम तो हर बंदा कर ही कर सकता है, वो भी अच्छी खासी चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो शायद आप किसी बंदे के साथ बात करेंगे, आप चाहे ये सारे काम ना करें, दूसरे काम भी कर लें, लेकिन आपसे अगला बंदा मुतमिन हो जाएगा, ठीक है?
तो अगले बंदे से आप बात करेंगे, यार मुझे ये करना आता है, ये ऐसे ऐसे होता है, फला फला चीजें, तो अगला बंदे को लगेगा कि यार ये एक नॉलेजेबल पर्सन है, इसके पास इल्म है, ये मेरा काम कर सकता है, तो आपको वो काम देगा। अगर आपने कमिश्नर के सामने कोई हाजिर होना है, प्रेजेंट होना है किसी केस में, जैसे हम जज साहब के सामने प्रेजेंट होना होता है, केस को प्रेजेंट करना होता है, तो आप वकील होने चाहिए। तो इस तरह कमिश्नर के सामने प्रेजेंट होना है, तो आपके पास लाजमी तौर पे या तो आप आईटीपी हो, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो, या फिर एडवोकेट हो। अगर आप नहीं हैं तो आप कमिश्नर साहब के सामने प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है। आप जो बंदा एडवोकेट कोई भी नहीं बन सकता अनलेस कि उसने लॉ किया हो, एलएलबी किया हो। लेकिन आप आईटीपी कुछ लोग बन सकते हैं। कौन बन सकते हैं बताता हूँ, बस एक लम्हे इंतजार करना है, क्योंकि फिर आप कहेंगे यार आईटीपी आईटीपी बताएं पहले, बताता हूँ। फिर आपने अपील फाइल करनी है कमिश्नर अपील्स के सामने। उसके लिए भी आपके लिए चाहिए कि दोनों में से एक चीज आप हो। आप कमिश्नर अपील से स्टे लेना चाहते हैं, फिर भी आप दोनों में से एक चीज हो। दोनों में से एक से मुराद है आईटीपी या एडवोकेट। अपीलेट ट्राइब्यूनल से आप अपील फाइल करना चाहते हैं या स्टे लेना चाहते हैं, अगेन आप आईटीपी हो या फिर वकील हो। अब ये दो चीजें जो सिर्फ और सिर्फ वकील ही कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना, इवन के आईटीपी जा सकता। लेकिन एट लीस्ट अगर आप आईटीपी हैं तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप नंबर 1 पे ये जो पिछली चीजें हमने डिस्कस की, पिछली स्लाइड में कौन कौन चीजें डिस्कस की, ये एक लंबी लिस्ट, ठीक है, ये वाली लंबी लिस्ट, ये आप सारे काम कर सकते हो। उसके अलावा आप ये वाले सारे काम, ये जो यहाँ तक हैं, ये सारे काम कर सकते हो। हाँ, ये वाले काम अगर आप वकील हो भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप वकील हैं इस कोर्स का ज्यादा बेनिफिट है आपको। लेकिन इवन देन आप ये देखते हैं, आप कहेंगे अच्छा वकीलों को ज्यादा मुझे कम बेनिफिट है। भाई ये जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आप जितनी आईटीपी वालों के लिए हैं वो भी कर ले तो मोर देन इनफ है। अगर आप आईटीपी नहीं भी हैं तो इवन देन ये चीजें आप कर सकते हैं। ये वाली चीजें तो आप हर बंदा, कोई भी बंदा कर सकता है। ठीक है। अभी वो साहब आप ऐसा करें कि अपना कोई माइक सेट यूज करें, आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो आप हर कोई भी बंदा इस सेशन में जो मौजूद है वो कर सकता है। ठीक है। अगली ये चीजें मैंने आपको बताया कि दोनों में से एक होंगे, लेकिन नीचे वाली चीजें आप लाजिम तौर पर वकील होंगे। अब आप आते हैं कि आईटीपी पे। ठीक है। अब आईटीपी क्या है। अच्छा जी, अब आईटीपी क्या है, आईटीपी के बारे में आपको बताता हूँ। ओवरऑल आपकी आवाज कम हो जाती है बीच बीच में। मेहर भाई मैंने स्पेशल माइक यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आवाज कम होगी, लेकिन आप अपने एंड पे अपना इंटरनेट कनेक्शन लाजमी रिविजिट करें। अब जो आईटीपी है इसको वैसे हम जो फुल इसकी फॉर्म है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। ठीक है। इसका मतलब ये है, अच्छा इसका मतलब ये है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का मतलब ये है एक ऐसा बंदा, ठीक है, जो, अच्छा जी ये फिर कंप्लेन आ रही है, क्या कह रहे हैं, आई थिंक देयर इज इंटरनेट इशू ऑन योर हैंड, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा अगर आप सारे लोग परमिट करें, अगर आपको लग रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि सेशन को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, 1 मिनट में रीस्टार्ट कर लेते हैं। जी हम रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे लोगों को भी थोड़ा सा आवाज का इशू आ रहा है। ठीक है भाईजान, ये इतने ज्यादा लोग कह रहे हैं क्लियर है, जो क्लियर है वो कंफर्म कर दें मुझे, ताकि आइडिया हो जाए, सो डैट कि मैं रिस्टार्ट ना करूं। मेजोरिटी इज अथॉरिटी, मेजोरिटी का कहना है कि आवाज क्लियर है, सो आई एम नॉट ज्वाइनिंग रिज्वाइनिंग, बल्कि जिनको इशू है वो लोग रिज्वाइन करेंगे। मेजोरिटी का ये ओपिनियन है कि आवाज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम इसको कैरी करते हैं। अच्छा जी, Sir, your voice is very clear, sir. अब ये जो इनकम प्रैक्टिशनर होता है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, ये एक ऐसा बंदा होता है जो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, तो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होने के लिए क्या चाहिए वो आपको बताते हैं। ठीक है। एफबीआर के साथ आपको रजिस्टर्ड होने के लिए सबसे पहले तो आपने एक एप्लीकेशन फाइल करनी है। क्या कोई भी बंदा एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके लिए मैं जाऊंगा क्वालिफिकेशन पे। पहले आप या तो आपने बीकॉम किया हो, ठीक है, या फिर आपने बीकॉम नहीं किया हुआ तो एमकॉम किया हो, एमबीए किया हो, बीबीए किया हो, बीएस मैनेजमेंट साइंसेज किया हो, या फिर एलएलबी किया हो।
एलएलबी वालों के लिए ये एक एक्स्ट्रा है कि वो आईटीपी लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन एलएलबी वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो लोग आईटीपी का लें, ठीक है, वो आईटीपी का सर्टिफिकेट लें, यानी कि वो तो ऑलरेडी अथोराइज है, ये तो एक सॉर्ट ऑफ अथोराइज है। हाँ, इसमें मैं एक चीज मेंशन करना वो भूल गया कि इसमें सीए इंटर एंड एसीसीए फाइनल, ठीक है, जिनके प्रोफेशनल सीरीज के पेपर होते हैं, अगर वो भी आईटीपी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने डिग्रीज बोली, जी आईसीएम में भी जो फाइनल स्टेज वाले हैं वो भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज आपको बताते चले कि इन सारी डिग्रीज के अंदर एलएलबी वालों को निकाल दें, बाकी ये जो लोग हैं इन्होंने लाजमी तौर पर अगर अपनी डिग्री के अंदर अकाउंटिंग एंड टैक्स नहीं पढ़ा हुआ तो वो आईटीपी का सर्टिफिकेट लेने के एलिजिबल नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, फिर मैं ये कहूँ, पहले नंबर पे आपके पास क्वालिफिकेशन हो, दूसरे नंबर पे आपके पास 1 साल का फर्म का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, कि आपने कहीं पे काम किया हुआ है, ठीक है। इस सिलसिले में आप कॉलेज से बात कर लीजिएगा, जब वो आपका कोर्स हो जाएगा, आपको चीजें आ जाएंगी तो वो लोग आपको असिस्ट कर देंगे। फिर तीसरे नंबर पे 500 रुपए का आपने चालान जमा करवाना है। फिर चौथे नंबर पे आपने क्या करना है जी, चौथे नंबर पे आप आईटीपी फी 1000 होगी। नहीं जी, रूल्स में अभी भी जो है ना वो 500 ही है, ठीक है। अभी रिसेंट भी हमने एक एप्लीकेशन प्रोसीड की है, आप कहाँ से बता रहे हैं, कोई रूल मुझे बता दें, इस रूल में लिखा हुआ है, क्योंकि चैप्टर इसका मेरा ख्याल है कि रूल 86 से लेके तकरीबन रूल 89 के कहाँ तक जाते हैं, जो किस चीज़ को डील करते हैं, बल्कि 89 से भी आगे तक जाते हैं जिस चीज़ को डील करते हैं। चलो खैर, 1000 भी है तो चलो, तो एनीवेज थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रूल्स में अभी भी 500 ही है, ठीक है। लेकिन ये इतना कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है कि हम कल पता करवाया सही वाला आरटीओ से। ठीक है जी रमजान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस लेटर हो, ठीक है, आपको एक काम आता है कि आपने कहीं काम किया हुआ है 1 साल का, वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, देन आपने चौथे नंबर पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी वो भी आपको ये लोग प्रोवाइड करेंगे। फिर 5वें नंबर पे, हाँ ये बल्कि ये चौथे नंबर पे नहीं रखते इसको, हम 5वें नंबर पे एप्लीकेशन को रखते हैं, चौथे नंबर पे रखते हैं एफिडेविट को। आपको एक अदद एफिडेविट भी फाइल करना पड़ेगा कि ये हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह करेक्ट है जो मैं आपको सबमिट करने जा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट होगी, जो आपका रेलिवेंट आरटीओ होगा, ठीक है। अब आरटीओ क्या है, रेलिवेंट आरटीओ क्या है, ये हम आगे मजीद बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये जो डिग्रीज मेंशन है इनके लिए मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग एंड टैक्स आप देख लीजिएगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, कोई ये नहीं है मेजर के तौर पे माइनर के तौर पे कोई आपको नहीं कहेगा, लेकिन ये सवाल आएगा कि आपने लाजमी तौर पे अकाउंटिंग एंड टैक्स में से कोई ना कोई चीज पढ़ी हुई हो, ठीक है। जी जी, मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको अपना, बस सब्र करें, बस थोड़ा सा टाइम देते हैं। अच्छा, ये चीजें आ गई, ठीक है। इसके बाद आप कोर्स पे चलते हैं जिसका हमने नाम सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर रखा है, ठीक है। इस कोर्स में हमारा ये कोर्स नियरली जी जी जॉब एसोसिएशन भी होगा, करेक्टनेस इन्फॉर्मेशन के बारे में होगा, ये खैर ये बात की बात है, ठीक है। इसमें हमारे 4 महीने का तकरीबन कोर्स होगा, ये 32 लेक्चर्स होंगे, नियरली 1 आवर एंड 30 मिनट्स का क्लास टाइम होगा हमारा लेक्चर्स का, ठीक है। ये 68 आवर्स का हमारा कोर्स है, ठीक है। फिर इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे जी, हमने इसके 5 मॉड्यूल बनाए हुए हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे हम आपको ये जो इनकॉर्पोरेशन है, एसएससीपी है, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, या बाकी सारी चीजें हैं, पार्टनरशिप है, ये सारी चीजें बताएंगे, अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। दूसरे नंबर भी 1 बाय 1 मैं ये एट आर्म्स लेंथ डिटेल से डिस्कस करूंगा। दूसरे नंबर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे जैसे हार्वर्ड वाले टैक्स बढ़ाने से पहले आपको अकाउंटिंग बढ़ाते हैं, हम भी आपको अकाउंटिंग बढ़ाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर जब तक आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो तब तक आपका प्रॉपर टैक्स भी नहीं आएगा। अकाउंटिंग एंड टैक्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि हाई लेवल आपको अकाउंटिंग चाहिए, लेकिन आपको जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनका पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि सारी अकाउंटिंग की टर्म्स मोस्टली आपके टैक्स में यूज होती है, ठीक है। फिर आपको इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे, फिर आपको सेल्स टैक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी ये सारी कंक्लूजन होगी। जी जी, ये सारी चीजें अगर नहीं भी पढ़ी हो तो मेरे भाई हमने पढ़ानी है ना, आपने तो नहीं पढ़नी, ठीक है। ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, और इस सारा जो 60 आवर्स है यही चीजें हम कर रहे होंगे, ठीक है।
तो इंशाल्लाह हम इसमें इस सीक्वेंस से चलेंगे जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम नंबर 1 पे चले जाएँ, जो मॉड्यूल 1 हमने कहा, चलो ठीक है जी, मम्मी ने फरमाया कि आप अपना बता दें, तो मैं आपको अपना बता देता हूँ, तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले मैं हाई कोर्ट का मेरा लाइसेंस है जी, एडवोकेट हूँ। मैं उसके बाद सीए फाइनलिस्ट हूँ, मेरे को 2 पेपर सीए फाइनल के बाकी हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एमएससी इकोनॉमिक्स किया है, मैंने बीकॉम किया हुआ है, उसके बाद डिप्लोमा इन टैक्स है मेरा प्यार से, और तकरीबन मेरा कोई 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस दुनिया की तीसरी बड़ी ऑडिट फर्म ईवाई से है। ईवाई एक सीआईसीसीए के लोग जानते हैं कि एक बहुत रेप्यूटेड नेम है, और ईवाई इस्लामाबाद से मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, ठीक है। और इसमें बहुत बड़े मेजर क्लाइंट्स हैं जो कि शायद मुझे यहाँ पे डिस्क्लोज भी नहीं करने चाहिए, जिन पे मैं काम कर रहा था, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैंने रफ़ाकत बाबर एंड को पे भी काम किया, ठीक है। वैसे जब हम आगे सेशन में चलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरी अपनी लॉ फर्म भी है, ठीक है, शर्तलियन कंपनी के नाम से। उसके बाद एक सीए फर्म है, नईमेड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहाँ इसका ऑफिस हमारा लाहौर में भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑफिस इधर इस्लामाबाद में भी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हम अपना ऑफिस कराची में भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं पार्टनर लीगल एंड टैक्स के तौर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक इस्लामाबाद में एक सीए का कॉलेज है, ठीक है। वहाँ पे मैं बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ एंड टैक्सेशन सीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि मैं 2 चीज़ें कर रहा हूँ, जो चीज़ें हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहा हूँ मैं, वही वाला है हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम इन कराची, आई विल लाइक जी, जी, शुभान साहब इंशाल्लाह ये 10 मार्च तक इंशाल्लाह मैं वहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ, बल्कि उससे आपसे डिस्कशन भी होगी। मुझे बल्कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। जी सर, आई एम एसीसी स्टूडेंट। तो अगर कोई बंदा इस्लामाबाद से है तो वो मोस्ट लाइकली सर मुझे जानता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया जी, कॉर्पोरेट में हम जाएँगे पहले नंबर पे, जब कॉर्पोरेट में हम लोग जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन, आप कहें सोल प्रोप्राइटर तो रजिस्टर्ड नहीं होता, लेकिन अगर कोई बंदा कंपनी के नाम का वो सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट बनवाना चाहता है, कोई बिज़नेस का अकाउंट बनवाना चाहता है, ठीक है? आप सपोज़ कि आप कहते हैं जी मैंने सलीम ट्रेडर्स के नाम का अकाउंट खुलवाना है, तो सलीम ट्रेडर्स का अकाउंट कभी भी आपको आपका बैंक ओपन नहीं करके देगा, बैंक बैंक अकाउंट ओपन नहीं करके देगा अनलेस कि आपके पास सलीम ट्रेडर्स का कोई ना कोई एनटीएन हो, बिज़नेस का एनटीएन लेना पड़ेगा, ठीक है? उस एनटीएन को हम सोल प्रोप्राइटर का एनटीएन कहते हैं, ठीक है? वो कैसे लेना होगा आपको इंशाल्लाह हम वो वाली चीज़ बताएँगे, ठीक है? उसके बाद हम अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी, हमने पार्टनरशिप का बिज़नेस रजिस्टर्ड करना है, तो पार्टनरशिप का बिज़नेस कैसे रजिस्टर्ड होगा? इंशाल्लाह हम वो भी आपको अगले लम्हे में बताएँगे सोल प्रोप्राइटर के बाद। देन एक नया कांसेप्ट है 2017 में आया, ये पार्टनरशिप की एक लेटेस्ट फॉर्म है, ठीक है? जो नियरली कंपनी से मिलती-जुलती है, लेकिन है पार्टनरशिप की, लेकिन इसमें लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है? देन अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो ये कैसे बनेगी? फिर कंपनी की कुछ कंप्लायंसेस हैं वो कैसे होंगी, ठीक है? शेयर कंपनी के एक बंदे के दूसरे बंदे को ट्रांसफर करने हैं तो वो कैसे होंगे, ठीक है? देन अगर कोई बंदा किसी भी कंपनी के कोई भी बंदा डॉक्यूमेंट निकलवाना चाहता है तो वो कैसे निकलवा सकता है किसी भी कंपनी के? देन एक कंपनी में एक बंदा वो ओनर है, अगर वो 1 है या 2 है, वो अपने शेयर किसी और को बेचना चाहते हैं, तो कैसे बेचेंगे, कैसे ट्रांसफ़र होंगे, वो आपको इंशाल्लाह बताएँगे, ठीक है? देन अगले लम्हे में अगर कोई बंदा कंपनी का नाम वगैरह चेंज करना चाहता है, तो वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। फिर कंपनी को अगर बनी हुई है, बंद करना है, तो बंद करने के लिए क्या करते हैं, वो आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? देन अगर आपकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में समझिए कि बड़े-बड़े बिज़नेसेस रजिस्टर्ड होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ये जो बिज़नेस रजिस्टर्ड होना है, ये कैसे रजिस्टर्ड होगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, वो लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी हो, ठीक है? इवन कि अब इंशाल्लाह हम वो शायद आपको कराची का भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बताएँगे, ठीक है? उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो भी आपको बताए जाएँगे, ठीक है? देन अगर आपने अपने बिज़नेस का कोई लोगो, ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड करवाना है, तो इंशाल्लाह हम उसके बारे में आपको बताएँगे, ठीक है? और शेयर रजिस्ट्रेशन। शेयर रजिस्ट्रेशन विद एसपीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मेरे भाई, शेयर रजिस्ट्रेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं होता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसबीपी से मुराद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आप शायद ले रहे हैं। वहाँ पे तो बैंक उनके साथ रजिस्टर्ड होती है, मनी चेंजेस जो कंपनी होती है। खैर, अच्छा जी, अगले लम्हे में आपको इनकम टैक्स, अब जो कानून है, इनकम टैक्स इटसेल्फ अकेला कानून नहीं है, ठीक है? इनकम टैक्स के साथ कुछ जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? इंशाल्लाह अभी हम अगली स्लाइड पे थोड़ी-सी इसकी डिस्कशन करते भी हैं। तो इसमें ना आपकी इनकम टैक्स के साथ जो-जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कानून को प्रॉपर पढ़ना कैसे है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो अभी मुझे बस आप थोड़ा-सा टाइम दें, मैं आपको इस पे इनकम टैक्स पे एक छोटा-सा इंट्रो भी दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? फॉर्म यूज्ड बाय द सिविल जी, जी, फॉर्म ए, फॉर्म 29, ये बीसी ये इंक्लूडेड होंगे, ये मैंने शायद लिखा भी हुआ था, शायद आपने देखा कि नहीं देखा?
ये मेरे भाई ये देखिए, ठीक है, फॉर्म ए वगैरह के बारे में ये मैंने यहाँ पे मेंशन है किया हुआ है, ये देखते हैं, ठीक है। जी जी बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं, ठीक है। देन आपको आपके रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन में जो फर्क है, जो डबल टैक्सेशन ट्रीटीज हैं, इनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। देन आपके पांचों हेड्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बताया जाएगा। एडवांस टैक्स के नोटिस आपको आ जाते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, किस पे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है वो बताया जाएगा। अनएक्सपेंड इनकम, यार यहाँ पे ये एक आउटलाइन है जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर जुबानी कलाम में ये मैंने आपको आउटलाइन बतानी है तो शायद मुझे ये लगता है कि दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम कि मैं आपको ये आउटलाइन बताऊं, लेकिन हाई लेवल पे आपको बता दूं कि आपकी ये कोई भी रिटर्न फाइल करनी होगी तो वो कैसे होगी, आपकी एडवांस टैक्स का, आपकी विद होल्डिंग का, आपकी अनएक्सपेंड इनकम का, मिनिमम टैक्स का, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफरेंट किस्म के जो कंसेशन है, रिलीफ है, रिबेट्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। आपने अपील फाइल करनी है कैसे होगी, आपने स्टे लेना है वो कैसे होगा, अपील के ग्राउंड ऑफ अपील क्या होते हैं, वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिर उसमें हम इम्पोर्टेंट कोर्ट्स की, डिफरेंट कोर्ट्स की जजमेंट्स वो आपको बताएंगे, ठीक है। देन हम आपको ये बता दें कि मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें इंशाल्लाह हम इतनी सारी लर्निंग करेंगे कि आप जब एक दो तीन क्लासेस देंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ओवरऑल मैं थ्योरी ये आउटलाइन पढ़ा दूं ना यहाँ पे, यार ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम का वेस्टेज है, ठीक है। तो ये आउटलाइन है मेरी जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सेल टैक्स में हम आपकी इंपोर्ट की सेल टैक्स, इंपोर्ट करते हैं तो उसकी सेल टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगी, एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी सेल टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होनी है, ठीक है। आपकी नॉर्मल जिसमें विद होल्डिंग होती है वो सेल टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगी, आपकी उसके अलावा डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है, आपकी नॉर्मल सेल टैक्स रिटर्न जो बकायदा एक प्रोफेशनल किस्म की है वो सेल टैक्स रिटर्न हम आपको फाइल करना चाहेंगे, किस चीज़ पे कितना सेल टैक्स है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह वन टू वन आपके सारे जो सेल टैक्स के इनेक्टेड हैं, फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट SRO हैं वो सारे बताए जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये चीजें हैं जो कोर्स की हल्की सी आउटलाइन है, मैं ये नहीं कहता कि इन डेप्थ आउटलाइन है, लेकिन मैं इसके साथ मुनासिब ये समझूंगा कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हल्का सा एक स्टार्टअप लेते हैं, थोड़ा सा एक फ्लेवर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, ठीक है। मुझे स्क्रीन शेयर कर लेने दीजिएगा, ठीक है। जी परवीनल सेल टैक्स भी बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे, परवीनल सेल टैक्स, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, हमने 60 क्रेडिट आवर्स में हमने कोशिश करनी है अल्लाह के हुक्म से, जब आप हमारे साथ चल रहे होंगे, कि मैक्सिमम पॉसिबल चीजों को कवर करने का, ठीक है। बट आई अश्योर यू कि इतनी सारी चीजें होंगी कि आप खुद जब कोर्स में चल रहे होंगे कि खुद आप प्रेज करेंगे कि सर मुझे ये चीज नहीं पता थी, वो चीज नहीं पता थी, डिग्री ये नहीं मैं जानता था। तो ये इंशाल्लाह एक एक चीज होगी, जो जो चीज, कुछ फरमाइशी प्रोग्राम भी होंगे, आप कहेंगे कि सर ये वाली चीज मुझे नहीं आती, मैं हो सकता है आपको कहूँ कि यार ये मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, इन पर्सन बताता हूँ कि मैं सारी क्लास को ये वाली चीज नहीं बताना चाहता कि ये एडवांस चीज है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ये सिलेबस के ऑफलाइन तक नहीं होगा, जो आपके पर्सनल क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम उस चीज को भी कैटर करेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज आपको बताते चलें कि ये वाला जो कोर्स है, कुछ ऐसे लोग भी होंगे उनको लग रहा होगा कि यार ये बेसिक कोर्स है, ठीक है, तो इसका हमने एक एडवांस कोर्स बनाया हुआ है, या वो एडवांस कोर्स भी है, ठीक है। लेकिन वो वाला कोर्स हर बंदे के लिए नहीं है, वो उस बंदे के लिए है जो एडवांस टैक्सेशन का कोर्स है, जो बंदे प्रैक्टिस करते हैं और वो कहते हैं कि यार ये तो चीजें मुझे आती हैं, लेकिन मैं अपने आप को टैक्स का गुरु बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी डिस्कशन के लिए मैं आज यहाँ पे हाजिर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आज यहाँ पे इस CTA के लिए हाजिर हूँ, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो चीजें मुझे आती हैं ना, ठीक है, लेकिन आती भी होंगी फिर भी इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सीखने को कि आप मतलब खुद कहेंगे कि नहीं यार, इट इज अ वैल्यू फॉर द मनी, मेरी टाइम की जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो कहीं नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए जी टैक्सेशन पे जाते हैं। टैक्सेशन पे आपको बता दूं, टैक्सेशन में आपका एक इनकम टैक्स होता है, एक सेल्स टैक्स होता है। जो इनकम टैक्स होता है इसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। अभी हल्की सी ये एक सॉर्ट ऑफ जो मैं तमीज बांधने लगा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये वाली चीज थ्योरी है हाल दो, लेकिन ये बताई क्यों जा रही है, ये जब आप पूरा एक ये PPT देख लेंगे, ठीक है। एक आपका इनकम टैक्स है, एक आपका सेल्स टैक्स है। जो आपका सेल्स टैक्स है इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क क्या है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो जिस बंदे से कट किया उसी बंदे ने पे करना है, और उसने किसी और बंदे से उसको रिकवर नहीं करना। मैं मिसाल देता हूँ, जो सेल्स टैक्स होता है इसको पे करने वाला कोई और बंदा होता है, लेकिन वो बाद में किसी और से रिकवर कर लेता है। मिसाल के तौर पे
मैं मिसाल देता हूँ, आप किसी एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहां से आप कोई चीज बाय करते हैं, ठीक है। आप लेट्स सपोज एक बिस्किट बाय किया, लेकिन उस बिस्किट पे कभी आपने देखा होगा उस पे लिखा होता है MRP, मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस, ठीक है। उसमें लिखा होता है कॉस्ट इतनी है, इस पे सेल्स टैक्स इतने हैं, ठीक है। जो उस पे सेल्स टैक्स लिखा होता है ना, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में जिस बंदे ने वो चीज बनाई होती है वो जमा करवा दिया होता है, लेकिन दे वो आप रहे होते हैं जब वो चीज बाय कर रहे होते हैं। तो यानी कि जमा करवाने वाला कोई और है, वो बाद में किसी और बंदे से उस चीज को रिकवर कर रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये इनडायरेक्टली किसी और बंदे पे उसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है कि पेमेंट बाय वन पर्सन मैन्युफैक्चरर हु विल indemnify हिमसेल्फ, जो अपने आप को क्या कहते हैं कंपनसेट कर लेगा, या अपने आप को वो क्या कहते हैं रिकवरी कर लेगा अपने पैसों की। किससे रिकवरी कर लेगा? अदर पर्सन से। अदर पर्सन से मुराद क्या है? आप, ठीक है। लेकिन जो इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये जिस बंदे पे आया और ये जिस बंदे ने पे किया वही उसको अफोर्ड कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं जॉब करते हैं, जब आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी से जब टैक्स कट जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि आप भागे भागे किसी और बंदे के पास जाएं, उसको कहें यार मेरी सैलरी पे इतना टैक्स कट गया है, तो मुझे ऐसा करें कि ये वाला टैक्स दें, ठीक है। बल्कि वो आपकी सैलरी से माइनस होने के बाद आपको जो आपकी नेट सैलरी होती है आफ्टर टैक्स वो पे हो रही होती है, ठीक है। तो यानी कि जिस बंदे की जो बंदा डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा होता है वही उसको बियर कर रहा होता है, ठीक है। बर्डन एंड पेमेंट ऑन द सेम पर्सन इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि ये वाला बर्डन जो होता है किसी और पे आता है, लेकिन पेमेंट करने वाला कोई और होता है, और वो बाद किसी और से बाद में रिकवर कर लेगा, ठीक है। अगर हम एक लम्हे आगे चलें तो आपको बताते चलें कि इनकम टैक्स का जो कानून है, तो ये अकेला एक कानून नहीं है, बल्कि इसमें आपको बता दें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ठीक है, जो 2001 का कानून है, ठीक है। इसके 242 सेक्शन है आपके और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, इस कानून के, ठीक है। उसके बाद इसके साथ रूल्स हैं, ठीक है। समझाने की हद तक मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वाला जो कानून है ये आपको बताता है कि करना क्या है, ठीक है। और ये वाला जो आपके रूल्स हैं ये बताते हैं कि करना कैसे है, ठीक है। इसकी अब एक बेहतरीन मिसाल ये हो सकती है, जो कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें क्या दिया कि नमाज पढ़ो, ठीक है। ये है कि आप ये चीज करें, लेकिन आपने करनी कैसे है वो हमें सुनना बता रही है, ठीक है। तो इस तरह से समझाने की हद तक SSC भाई जान ये अब अभी नहीं मैं आपको बता रहा, खालिद अख्तर साहब ये अभी नहीं बता रहा, ठीक है। अभी करना है, हमें से पर्सनली पूछिएगा आशा है। अच्छा जी, आपने करना क्या है ये लिखा हुआ है आपके रूल्स है। करना कैसे है रूल्स में, और करना क्या है ये आपके ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। आपके ऑर्डिनेंस का आपको हल्का सा बता दिया। आपके रूल्स 232 हैं, जो कि ये वाले रूल्स हैं, लाजमी तौर पे किसी ना किसी सेक्शन के साथ जुड़े हुए होंगे। यानी कि किसी रूल्स में किसी सेक्शन में बात लिखी होगी कि ये कैसे करनी है और क्या करना है, ठीक है। और वो करना कैसे है वो आपका रूल बता रहा होगा। यानी कि रूल ये समझें कि इट सेल्फ अपनी जात तक कुछ भी नहीं है, बल्कि उस रूल की वैल्यू उसकी पहचान तभी बनेगी जब वो सेक्शन के साथ आप जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। देन अगले लम्हे में हम आपको बता दें, अच्छा जी, अगले लम्हे में आपको ये बता दें कि आपके जो SRO हैं, ठीक है, आपके जो SRO हैं और सर्कुलर है और सर्कुलर लेटर्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके कानून से और आपके रूल से हट के, ठीक है। ओके, तो ये अब SRO सर्कुलर और सर्कुलर लेटर्स में क्या फर्क है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। ये SRO सर्कुलर सर्कुलर लेटर ये ऐसे ही हैं जैसे आपको ये बताते चलें। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा, जैसे आप कोई गाड़ी कोई बाइक कोई चीज बाय करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक उसमें टूल किट होती है। उस गाड़ी को उस बाइक को चलाने के लिए, प्रॉपर चलाने के लिए वजह क्या होती है कि कहीं आपको मसला आ जाए तो आप उस टूल किट को यूज करते हुए आप अपनी गाड़ी का कोई अर्जेंसी में कोई मसला हो गया तो उसको सेटल डाउन कर सकें। तो इसी तरह इनकम टैक्स का जो कानून है इसने ये तीन चीजें निकाली, जिसको अभी अगली स्लाइड में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, बल्कि उससे अगली स्लाइड में। तो ये चीजें क्या है ये आपको बताता हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा ये कानून की प्रॉपर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन या प्रॉपर कानून को लागू करने के लिए ये तीन चीजें हैं, ठीक है। फिर आपको बताते चले कि आपका जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स दो तरह का होता है।
एक आपका गुड्स पे होता है और एक होता है सर्विसेज पे। जो गुड्स पे होता है इसको जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, FG फेडरल गवर्नमेंट की लेती है, ठीक है। इसकी आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट से क्या मुराद है, जो FBR है ये फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, ये आपसे लेता है। लेकिन जो सब्सिडीज हैं इनके लिए आपका हर सूबे का अलग अलग कानून है, हर सूबे की अपनी अपनी एक अथॉरिटी है। जैसे पंजाब में PRA है, सिंध में SRB है, ठीक है, KPK में KPRA है, ठीक है, आपके बलूचिस्तान में SRB है, ठीक है, अपना BRA है, ठीक है, इस तरह। और इस्लामाबाद में आपका अगेन FBR ही लेता है। तो समझो कि चारों सूबों का अलग अलग है और फेडरल का अलग है, फिर हर सर्विस का अलग अलग रेट है, ठीक है। ये भी हम आपको फिर आगे इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। आपको अगर बताते चलें तो हमने इंशाल्लाह इन सारी चीजों को भी अलग अलग देखने हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होगा। अच्छा एक चीज बताएं, आप लोगों में से कौन सा ऐसा बंदा मुझे बताएगा कि आपके एक्ट वर्सेस ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस होता है। और कोई बंदा अपने आप को अनम्यूट करना चाहता है तो अनम्यूट करके मुझे वो जवाब दे दे। आई विल बी हैप्पी टू लिसन। क्वेश्चन रिपीट कर दे जरा सर। सर जो जी कोई टाइप ऑर्डिनेंस करके होता बताना है वो चाहे या शॉर्ट टाइम बोल के पीरियड बताना के लिए चाहे तो होता है मुझे प्लीज और बता जो दीजिए। एक्ट होता है वो परमानेंट होता है। सर जो ऑर्डिनेंस होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और जो एक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अस्सलाम वालेकुम। एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो अभी है ये कोई उसको कंप्लीट जवाब नहीं आ रहा है, मेरा ख्याल है कि मेड शायद आप करती है। लोग नहीं मुझे बताने वाले, फिर मैं बता दूं अगर नहीं बताने वाले हेलो, तो। एक्ट सर मुकन्ना बनाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? अच्छा जी, जो एक्ट जो है आपका ना सर एक्ट होता हमारा है ये इनेक्टेड लॉ बड़े होता है पार्लियामेंट होता है, बिल्कुल। वो ये शबनम मुकन्ना साहब ने बनाती और है। आसिफ साहब ने यहाँ तक तो जवाब ठीक और बताया, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो है कि ऑर्डिनेंस आपके एक प्रेसिडेंट साहब की तरफ से होता है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट साहब तो प्रेसिडेंट हाँ देते हैं। एडवोकेट रमजान साहब, बिल्कुल। मैं यहाँ को सोचा भी कि ऑर्डिनेंस अभी भी ऑर्डिनेंस है, ठीक है। सर ऑर्डिनेंस जो है एक तरमीमी बिल पेश किया जाता अच्छा है। एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट। वॉइस आ रही है लेकिन मुझे क्यों में अच्छा जी अभी प्लीज बताइएगा जिन्होंने बताया प्लीज। जी जी कोई बताना चाहेगा मुझे। अच्छा चले मैं बताता हूँ फिर। अच्छा जी, जो आपका मेरे भाई एक्ट होता है ये आपके पार्लियामेंट की तरफ से होता है। सर वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा जो आपका एक्ट होता है ये पार्लियामेंट की तरफ से होता है, ठीक है। नहीं 4 मंथ्स मेरा वैसे अब नहीं, आपको इसको 120 डेज बोलना चाहिए। जो आपका कानून कहता है 120 डेज बोलें, 4 मंथ्स इज प्रैक्टिकली या लीगली रॉन्ग, ठीक है। एक्ट जो होता है आपका वो पार्लियामेंट की तरफ से होता है और वो अनलेस रिपील्ड या विदड्रॉ हो जाए वो आपका समझें कि अप्लाई होता रहता है, वो लागू रहता है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है ये हमेशा कितने टाइम के लिए होता है, ये 120 डेज के लिए होता है। और ये तब आता है जब नेशनल असेंबली आपकी सेशन में नहीं होती। तो पार्लियामेंट का जब वो ऑर्डिनेंस वो प्रेसिडेंट साहब लाते हैं तो 120 डेज के बाद 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो रिपील हो जाए या उसको मजीद 120 डेज की एक्सटेंशन मिल जाए, ठीक है, या फिर उसको पार्लियामेंट अप्रूव करके ऑर्डिनेंस नहीं बल्कि उसको क्या बना ले, एक्ट बना ले, ठीक है। लेकिन अब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो 120 डेज के बाद या 140 डेज के बाद, अगर हम टोटल कहें एक्सटेंशन के बाद, तो रिपील हो जाना चाहिए था। लेकिन स्टिल इट इज ऑर्डिनेंस। क्यों? अब तो 120 डेज कब के खत्म हो चुके हैं। जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया था ये 11 ठीक है 2001 को आया था। जब आपका 11/11 का इंसिडेंट हुआ था 9/11 का, उसके दो दिन बाद आया था, ठीक है, 2001 में। तो अब ये क्यों अप्लाई हो रहा है, क्या है ऑर्डिनेंस। तो मेरे भाई जितने भी आपके चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कानून लाते हैं, जैसे आपका बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 है, जैसे आपका लेट्स सपोज कौन सा फैमिली ऑर्डिनेंस जो 1961 है आई बिलीव इफ आई एम नॉट,
उसके अलावा इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 आपका इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2001 है। इस तरह डिफरेंट जो कानून है, जो चीफ मार्शल लॉ कानून शाद ऑर्डर 1984 है, ये वो कवानीन है जो चीफ मार्शल लॉ, उसके बाद हदूद ऑर्डिनेंस 1979 है, आपका ज़कात एंड डोशर ऑर्डिनेंस 1980 है, जो आपके जर्नल्स लाए कवानीन, ठीक है। और उन कवानीन को अभी ऑर्डिनेंस के तौर पे चलाया जा रहा है, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन उस पर खामोश है। उसने नहीं कहा कि उसको आप बाकायदा एक्ट बनाएं या 120 दिन के बाद वो रिपील हो जाएंगे, ठीक है। तो खैर ये थोड़ी सी बात बतानी थी, आपको पता होना चाहिए कि एक्ट फिर वो होता है जो पार्लियामेंट पास करता है, ऑर्डिनेंस वो होता है जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो तो वो प्रेसिडेंट साहब लाएंगे, ठीक है। जी जी, कानून शाद ऑर्डर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा जी, अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर आपकी नेशनल असेंबली, हम जब कानून बनना होता है तो हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली सेशन में है या नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है। अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो सीधा सीधा प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर लेके आएंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस कितने दिन के लिए होगा? 120 डेज के लिए होगा, और इसको मजीद 120 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब 240 डेज के लिए मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन 240 दिन के बाद इसने हर सूरत या तो इसको कैंसिल होना पड़ेगा, या फिर कैंसिल यानी कि रिपील जिसको कहते हैं, या रिपील नहीं होता तो फिर इसको लाजमी तौर पे आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, और आप कहते हैं कि अप्रूव करवाना है, तो अप्रूव करवाने के लिए आपको नेशनल असेंबली से भी अप्रूव करवाना पड़ेगा, सेनेट से भी अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट से तो पहले अप्रूव हो गया है। कोई भी पाकिस्तान में कानून बनता है जिसको हम लॉ या एक्ट बोलते हैं, ठीक है, वो 3 जगहों से पास हुआ होता है लाजमी तौर पे, सेनेट से भी, नेशनल असेंबली से भी, प्रेसिडेंट साहब से भी। जब इन 3 जगहों से कोई भी कानून पास होता है तो हम कहते हैं कि ये लॉ या एक्ट है, ठीक है। जब वर्ड हम ऑर्डिनेंस देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि 3 जगहों से अप्रूव नहीं हुआ बल्कि एक जगह से हुआ है, ठीक है। इन तीनों पार्टीज को मिला के मजलिस शूरा या पार्लियामेंट भी बोला जाता है, इन तीनों को मिला, ठीक है। अच्छा, अगले लम्हे में हम कहते हैं कि नेशनल असेंबली हमारी सेशन में है। तो अब हमने कानून बनाना, तो क्या करें? हम देखेंगे क्या वो मनी बिल है जिसको हम टैक्स का कानून कहते हैं, या टैक्स के कानून के अलावा है। अगर टैक्स का कानून है तो लाजमी तौर पे बाय कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ही इसी को ओरिजिनेट कर सकती है, कोई और अदारा, मतलब और अदारा से सेनेट वगैरह इसको ओरिजिनेट नहीं कर सकता। लेट्स सपोज रात की अब खबर है जो आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट चाह रही थी कुछ नए टैक्सेस लगाना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सेनेट से हम ले जाएं। अब 2 तरीके थे कि वो क्या करते हैं, नेशनल असेंबली से अप्रूव करवाते हैं, फिर सेनेट में लेके जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट साहब के पास ले जाते हैं यहाँ पे, और प्रेसिडेंट साहब के पास ले जाते हैं और फिर उस चीज को वो कर लेते हैं, अपना अप्रूव करवा लेते हैं नए टैक्सेस को। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार सदर हलवी साहब, आप ऐसा करें कि ये नए टैक्स लगाने हैं, आप अप्रूव करते हैं। सदर साहब ने फ्लाइट पकड़ी, वो सीधे सीधे कराची चले गया, गुस्सा कर गया। उन्होंने कहा मैंने नए टैक्स नहीं लगाने, क्योंकि मैं तो पीटीआई का बंदा हूँ, ठीक है, ये एक मजाक वाली बात है, सीरियस नहीं हो जाना। तो मैं नए टैक्स नहीं लगा रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ऑर्डिनेंस के जरिए नए टैक्स लगाना चाह रहे थे। तो अगर वो पीटीआई की हुकूमत होती तो प्रेसिडेंट साहब फौरी से ऑर्डिनेंस इशू कर देते। अब इनको दिक्कत हुई, इनको अब क्या था कि ये नेशनल असेंबली से क्या करते, अपना कानून स्टार्ट करते, फिर सेनेट में रिकमेंडेशन के लिए जाते, लेकिन एंड पे भी ऑर्डिनेंस उसके प्रेसिडेंट के पास आना था, क्योंकि कानून तो हमने कहा तब बनेगा जब ऑर्डिनेंस के पास प्रेसिडेंट के पास आएगा। फिर उन्होंने ऐसी, अच्छा ये एक साहब हैं जिन्होंने भेज भी दिया है, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल मैं बताना नहीं चाह रहा था अभी, ठीक है, लेकिन एडवोकेट रमजान साहब ने भेज दिया। अच्छा, तो इसमें ये हुआ कि उन्होंने ऐसी सेक्शन 53 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, और मेरा ख्याल है सेक्शन दूसरा अभी सेल टैक्स का म्यूजियम से हो गया है, तो उसमें एफबीआर के पास पावर्स हैं कि वो एसआरओ जारी करके, एसआरओ के बारे में अगली स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो नए टैक्सेस लगा सकते हैं। एफबीआर के पास पावर्स हैं, डेलीगेटेड पावर्स हैं बाय आपके पार्लियामेंट, ठीक है, बाय नेशनल पार्लियामेंट, उनके पास पावर्स हैं। इस चीज के बारे में आगे हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो कोई भी मनी बिल होगा तो लाजमी तौर पे नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होगा, देन वो सेनेट के पास सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए जाएगा, ठीक है। सेनेट की रिकमेंडेशन लाजमी नहीं है कि वो माने, ठीक है। देन वो प्रेसिडेंट से साइन हो जाएगा तो वो आपका एक्ट बन जाएगा, ठीक है। देन अगले लम्हे में हम ये कहते हैं कि आपका मनी बिल के अलावा कोई और बिल है, यानी कि आप कहें कि वो बच्चों की प्रोटेक्शन के बारे में, औरतों की प्रोटेक्शन के बारे में, या मनी बिल के अलावा कोई भी बिल है, ठीक, ऑल अदर बिल, तो वो सेनेट से भी स्टार्ट हो सकता है, नेशनल असेंबली से भी स्टार्ट हो सकता है। क्या मतलब स्टार्ट हो सकता है? देखिए, हमारा एक सेनेट है, एक आपका नेशनल असेंबली है, एक आपके प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है, वो तो साइड पे करना। अब नेशनल असेंबली या सेनेट से जब भी कोई बिल बनना होता है, कोई कानून बनना होता है, तो उसके लिए एक प्रपोजल आता है।
वो कहाँ से प्रपोजल आएगा, या सेनेट से आएगा, ये कानून बना दें, या नेशनल असेंबली से आएगा। अगर वो मनी बिल है, टैक्स का कानून है, तो लाजमी तौर पे वो नेशनल असेंबली ऑर्डिनेट करेगी। लेकिन मनी बिल के अलावा कोई भी बिल है तो सेनेट भी उसको स्टार्ट कर सकता है, नेशनल असेंबली भी उसको स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो कोई भी बिल प्रपोज कर सकता है। नहीं जी, जो मनी बिल है वो लाजमी तौर पे नेशनल असेंबली ही प्रपोज करेगी, बल्कि रिकमेंडेशन के लिए, खानापुरी के लिए वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो वो सेनेट के पास जाता है, ठीक है। वरना मनी बिल के अलावा कोई भी बिल है तो कोई भी हाउस हाउस हम कहते हैं लोअर हाउस, अपर हाउस, कोई भी प्रपोज कर सकता है। फिर फाइनली कोई भी इन दोनों में से जब नेशनल असेंबली ने पास कर लिया, जब आपका कानून सेनेट से भी पास हो गया, नेशनल असेंबली से भी पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट साहब के पास आया, प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, उसको या तो असेंट दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे, अप्रूव कर दिया तो एक्ट या लॉ बन गया, या उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, या उसमें अमेंड कर देंगे। या ये फर्जी सी किताबी सी ये बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली या तो असेंट देते हैं, अगर असेंट नहीं देते हैं तो प्रेसिडेंट साहब के पास साथ इतना मजाक है, और वो 10 दिन तक आपकी अप्रूवल नहीं देते हैं तो कानूनी तौर पे अप्रूवल हो जाती है। तो फिर सदर साहब एक गुस्सा निकाल सकते हैं, वो कहेंगे कि यार 10 दिन मैं खामोश रहा तो कानूनी तौर पे ये कानून बन जाएगा। तो वो क्या करते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देते हैं। तो रिकंसिडरेशन से क्या मुराद है, चलो जी इस बिल को दोबारा से देखो, उसमें मुझे लगता है कुछ इंप्रूवमेंट्स हो जाएं, या ये सजेशन है मेरी, तो वो जब वापस भेजेंगे तो उसके लिए ज्वाइंट सेशन होगा। ज्वाइंट सीटिंग से क्या मुराद है, नेशनल असेंबली एंड सेनेट दोनों लोग इकट्ठे बैठ के उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर उस पर वोटिंग होगी, ठीक है। देन हम अगले लम्हे में जब जाते हैं, हमने कहा एसआरओ, सर्कुलर एंड सर्कुलर लेटर्स, ये ऐसी चीजें हैं जो आपका एफबीआर जारी करता है इनकम टैक्स को प्रॉपर बेहतर अंदाज में लागू करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अब फर्क क्या है, आपका एसआरओ क्या है, सर्कुलर क्या है, सर्कुलर लेटर क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। जो एसआरओ है, ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स बोलते हैं। ये एफबीआर के पास एक डेलीगेटेड पावर है लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी की, कानून साजी की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती क्या है कि मतलब आप जो पार्लियामेंट है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि हर चीज का खुद कानून बनाए और हर चीज में वो खुद घुसा रहे, क्योंकि हो सकता है उस चीज की उनके पास एक्सपर्टीज ना हो। तो एफबीआर के पास कानून की, टैक्स के कानून की एक्सपर्टीज है। तो उन्होंने कहा आप अपने कानून के मुतालिक अपने छोटे छोटे जो डिफरेंट किस्म की चीजें हैं खुद बना लेना और रूल्स बना लेना, ठीक है। तो अब ये वाली जो चीजें इनकम टैक्स के मुतालिक हैं, छोटे छोटे जो रूल्स हैं, ठीक है, ये एफबीआर वाले खुद बना सकते हैं। तो इसको एसआरओ बोलते हैं। हर एसआरओ का एक नंबर होता है, ठीक है। ये अब आपको डिटेल में खोल के भी दिखाऊंगा, इस तरह से एसआरओ होते हैं, ठीक है। तो जो एसआरओ होता है ये बाइंडिंग होता है, यानी कि इसको फॉलो करना होता है किसने, एवरीवन ने। एवरीवन से क्या मुराद है, टैक्स पेयर, टीपी। उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट, टीडी। टैक्स डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर दोनों इसको फॉलो करते हैं। आप कहेंगे ये आप फॉलो वाली बात क्यों कह रहे हैं, ये तब एसआरओ आता है जब किसी सेक्शन में एज मे बी प्रोवाइडेड लिखा हो, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होगा आपका, जब भी एज मे बी प्रोवाइडेड सेक्शन में लिखा हुआ आ जाए तो आपने कहना है एज मे बी प्रोवाइडेड पे या तो एसआरओ होगा लाजमी तौर पे, या एज मे बी प्रोवाइडेड के केस में इस पे क्या इशू होगा, आपके रूल में कोई बात लिखी हो, ठीक है। तो होगा ये कि जब आप सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं ये बातें जब लिखी हुई ये नजर आ जाए तो आपने फौरी तौर पे समझ आना है कि कोई एसआरओ है या फिर रूल है, ठीक है। और नॉर्मली आपको उस पर एसआरओ मिलेगा। दूसरा, सर्कुलर एफबीआर जारी कर सकता है। सर्कुलर सेक्शन 206 सेक्शन 214 में डिस्कस है। इसकी वजह क्या है कि कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए, और दूसरा टैक्स पेयर को गाइड करने के लिए। ये हर एक बंदे पे एप्लीकेबल होता है, हर एक से टैक्स डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर है, लेकिन कमिश्नर अपील पे ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता। क्या, सर्कुलर। फिर सर्कुलर लेटर क्या होते हैं, ये वाला जो सर्कुलर लेटर होता है ये एफबीआर जारी करता है अपने जो मातहत हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सबऑर्डिनेट्स को क्या करने के लिए, सबऑर्डिनेट्स को असिस्ट, गाइड या इंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, एसआरओ, ठीक है। तो ये वाली बात अभी मैंने एक ब्रीफली सी बताई है, इंशाल्लाह कभी हम इसको दोबारा से किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। देखें, टैक्स में हर बंदा आपको बताएगा इतना आपका टैक्स बनता है, इतना टैक्स दे दो, ये टैक्स है, ठीक है। लेकिन असल तो बात यह है कि आपको टैक्स का पता हो, लेकिन उसके साथ आपको ये भी पता हो कि आपने किसी बंदे का टैक्स बचाना कैसे है। टैक्स के बारे में कुछ बरीकियां, कुछ बेनिफिट्स, कुछ इंसेंटिव्स, ठीक है, टैक्स के डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट जगहों पे मेंशन हुए हैं। आपको उन पॉइंट्स का, उन जगहों का पता होना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जहाँ पे टैक्स की कोई माफिया, कोई छूट, कोई कंसेशन दी गई हैं, ठीक है।
उसके बारे में आपको बताते हैं। आपकी दो तरह की चीजें हैं, एक तो टैक्स का कानून कहता है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन से मुराद ये है कि आपने टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है। एक है कंसेशन, यानी कि टैक्स देना है लेकिन जितना सारे देते हैं उतना नहीं देना, उससे कुछ कम देना है, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट दिया जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको बताते चले कौन कौन सी माफिया हैं टैक्स के कानून में। सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 51 तक डिफरेंट किस्म के सेक्शन हैं जो आपको बताते हैं फलां बंदे का टैक्स आपने नहीं लेना, फलां बंदे से नहीं लेना, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, फलां टीचर से टैक्स ना लेना, फलां बंदे ने बाहर सैलरी बाहर से कमाई उस पर टैक्स दे दिया बाहर, तो यहाँ पे उससे टैक्स ना लेना। तो ये डिफरेंट किस्म के सेक्शन है। सेक्शन 102, सेक्शन 41 से लेके 51, यानी कि कोई 10 और 10 से एक सेक्शन 11 एक सेक्शन बनते हैं और एक 102 एक सेक्शन, यानी कि तकरीबन 12 सेक्शन है जो डिफरेंट किस्म के लोगों को टैक्स की माफी देते हैं, ठीक है। फिर देन आपका एक सेकंड शेड्यूल है, जब भी जब कानून खत्म होता है उसके एंड पे शेड्यूल लगे होते हैं। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 12 शेड्यूल हैं, उनमें से जो सेकंड शेड्यूल है उसका जो पार्ट 1 है, ठीक है, ये 1 बाय 1 हम चीजें खोल के पढ़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो आगे ऑनवर्ड प्रैक्टिस के साथ साथ कानूनी तौर पे भी, तो इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट। उसमें जो पार्ट 1 है वो आपको बताता है कि किन किन लोगों की इनकम एग्जेम्प्ट है। मिसाल के तौर पे टैक्स ईयर 2022 से पहले जैसे आईटी वालों की इनकम एग्जेम्प्ट थी, तो सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ था कि इन लोगों की इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। फिर कुछ लोगों को कंसेशन मिली होती हैं। कंसेशन से क्या मुराद है कि थोड़ा बहुत आप टैक्स देंगे या आधा देंगे या 70% देंगे या 60% देंगे। मिसाल के तौर पे जो फुल टाइम टीचर होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में जो HEC की रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होगी उसमें वो काम करते होंगे, तो उनको कुछ टैक्स की माफी दी गई है, ठीक है। वो माफी आपके सेकंड शेड्यूल में डिस्कस है, ठीक है। अब सेकंड शेड्यूल में आप कहेंगे कि अच्छा सेकंड शेड्यूल ये भी था, ये भी सेकंड शेड्यूल है, लेकिन यहाँ पे पार्ट 1 है, यहाँ पे पार्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन इन टैक्स रेट्स है, ठीक है, यानी कि टैक्स रेट की माफी। फलां बंदे ने, सब बंदों ने 15% टैक्स देना है लेकिन इन दो बंदों ने 10% टैक्स देना है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपके इनकम टैक्स के जो सेकंड शेड्यूल है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेकंड शेड्यूल, वो आपको बताएगा। फिर कुछ लोगों की लायबिलिटीज माफ की गई है, ये है रेट की कमी बेशी, यहाँ पे लायबिलिटीज की कमी बेशी। इसमें सेक्शन 4 उसका सबसेक्शन 3, सेक्शन 103, फिर सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3, ये आपको रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटीज बताएगा। फिर जैसे मिनिमम टैक्स फलां कंपनी पे नहीं लगना, ठीक है, तो जो सोलर की कंपनी है उन पे लगना, लेट्स सपोज। तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं उन पे कुछ सेक्शन नहीं लगते, तो किन किन कंपनियों पे कौन कौन सा सेक्शन नहीं लगता, वो वाली चीजें आपके सेकंड शेड्यूल में और उसका जो पार्ट 4 है उसमें मेंशन हुई हैं। अच्छा जी, वो तो स्क्रीन मेरी हिला रहा है इसलिए मैंने हटा दिया। अच्छा जी, ये सेमी मेरा ख्याल है कोई है पार्टिसिपेंट है, उनको ये भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने म्यूट तो कर दिया है लेकिन आई बिलीव उनको म्यूट करना भी चाहिए साफ हो यार, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, देन अगले लम्हे में मेरे भाई हम जब चलते हैं, आप ये बताएं कि ये दोनों चीजें एग्जम्पशन एंड कंसेशंस, इनको अलग अलग क्यों एक्सप्लेन किया गया, क्या मजबूरी बनी कानून की कि उसने अलग अलग इस चीज को डिस्कस किया। उसकी एक वजह यह है, आपको बताते चलें कि आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन आपका 52(3) है, उसका सब सेक्शन जो 2 है वो बताता है जो सेकंड शेड्यूल है, फेडरल गवर्नमेंट कभी भी एक SRO जारी करके आपके सेकंड शेड्यूल में, क्योंकि बड़ी सारी माफियां लिखी हुई हैं, उनको कभी भी ऐड कर सकती है। किसी बंदे को माफी देनी होगी, किसी को नवाजना होगा कि इनसे टैक्स नहीं लेना, तो उनको कहेगी, ऐड कर देगी क्लास को, फलां बंदे ने इनकम टैक्स नहीं देना, ठीक है। या किसी बंदे को कह देगी और हटा देगी कि इस बंदे ने आपसे टैक्स देना है, या किसी बंदे के टैक्स में रेट चेंज करना है तो वो कर सकती है। यानी कि सेकंड शेड्यूल में फिर अल्ट्रेशन कभी भी FBR कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है? SRO जारी करके, ठीक है। आपको एक और चीज बता दें कि जितने भी आपके ये हैं SRO, ठीक है, सारे SRO आपके नेशनल असेंबली के सामने प्लेस किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट SRO जारी करेगी, लेकिन SRO जारी करने की पावर तो मैंने आपको कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट की है, लेकिन SRO जारी इनकम टैक्स के कानून में कौन करता है? FBR। तो FBR सारा साल FBR जो होता है ना, SRO जारी करता रहता है, फिर एट द एंड वो नेशनल असेंबली के सामने प्लेस कर दिए जाते हैं साल के आखिर में, ठीक है। और ये सेक्शन 53 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, ठीक है।
देन फिर जब भी कोई एसआरओ जारी होता है जो 2015 के बाद जारी होगा, फाइनेंशियल ईयर के बाद, वो 1 साल के लिए जारी होगा। फिर 1 साल के बाद वो एसआरओ खत्म हो जाएगा, फिर उसको दोबारा से एफबीआर से, जी जी वो और चीज है मेरे भाई, वो और चीज है, ठीक है। रिलेटेबल एग्जाम्पशन नहीं नहीं, वो और चीज है, वो तो एग्जाम्पशन हम खुद क्लेम करते हैं, ये तो कानून खुद कह रहा है, वो तो एग्जाम्पशन लेनी पड़ती है, ठीक। अच्छा, देन अगले लम्हे में आपको ये बता दें 2015 के बाद जितने भी एसआरओ आएंगे वो 1 साल के लिए आएंगे। अगर उस एसआरओ को आपने एक्सटेंड करवाना होगा तो अगले साल फिर नेशनल असेंबली के वो एफबीआर जारी करेगा दोबारा से, और वो नेशनल असेंबली से दोबारा से अप्रूव होगा। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता चलूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा लेट्स सपोज कोरोना के दौर में कि ये कोविड के जो सर्जिकल मास्क हैं इस पे आपने टैक्स, सेल टैक्स या इनकम टैक्स नहीं लगाना, ठीक है। तो उस चीज को इन्होंने क्या किया, एसआरओ के जरिए एक एसआरओ जारी किया कि फला फला चीज पे आपका टैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज कहाँ पे लिखी हुई है, तो उसको आपने दोबारा से रिन्यू करवाना है, वो सेक्शन 53 के सबसेक्शन 4 में। आप कहें कि सर आपने कहा था ये प्रैक्टिकल होगा, लेकिन आप पढ़ाने तो थ्योरी लग गए। ये चंद चीजें अगर मैं आपके पीरियड सेट नहीं करूंगा तो आपको फिर आप कहेंगे सर ये एसआरओ क्या होता है, ये सर एसआरओ जारी कैसे हो गया, सर ये इसकी पावर्स हैं, सर इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपकी फाउंडेशन सेट की जा रही है, ठीक है। ये आपको आइडिया होता जाए कि यार ये बड़ी जरूरी चीजें हैं, जो लोग इस चीज को समझते हैं या प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो उनको आइडिया हो रहा होगा कि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। अच्छा जी, कभी भी कोई कानून आता है तो उस कानून का, कभी भी कानून आता है एक प्रेम्बल होता है जिसको दिबाचा उर्दू में या प्रीफेस बोलते हैं, ठीक है। उसमें वो बताता है कि ये क्या एक्ट है या ऑर्डिनेंस है, ठीक है, और ये किस चीज के मुतालिक है, और इस चीज को पढ़ के आप क्या हासिल कर लेंगे, या ये किस मकासद को, किस चीज को ऑब्टेन करने के लिए आया, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि जो खवातीन को हरास करने का मतलब कानून था, तो उसका अगर आप प्रीफेस पढ़ेंगे तो उसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो बताता है कि ये खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि वो कहीं पे वर्क फोर्स में, कहीं ऑफिस में हरास ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो कानून है ये आपको बताएगा कि आप कहीं पे क्या ना हो, क्या कहते हैं, ये जो कानून है इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, या ये किस चीज के मुताबिक है। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको बताता है कि मैं एक ऑर्डिनेंस हूँ, मेरा मकसद ये है कि अमेंड करना एग्जिस्टिंग लॉ को, या जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको बेहतर अंदाज में कंसोलिडेट करना। ये कानून आपके इनकम टैक्स के मुतालिक है और उसके कनेक्टेड मैटर्स के मुतालिक है। अब कनेक्टेड मैटर्स को उसने डिफाइन नहीं किया, हमने कहा कनेक्टेड मैटर से मुराद वो ये चीजें ले रहा है, ठीक है। फिर इन्हीं चीजों को जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपका कानून भी खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर जब एक कानून किसी एग्जिस्टिंग कानून की जगह पे आता होता है तो वो बताता है कि पहले वाले कानून का क्या होगा। आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कब आया, आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया, तो उससे पहले 1979 का कानून था। तो 1979 का कानून जब 2001 में नया कानून आया तो क्या उसकी कोई औकात रहती है, क्या अभी भी उसको फॉलो किया जाए 2001 के बाद। तो उसके बारे में उसने बताया सबसे पहले, क्योंकि ये आया था 11 सितंबर को, ठीक है, और 2001 में, ठीक है। तो इसने आके बताया कि क्योंकि 2022 की रिटर्न अभी सबमिट होनी थी, ये दरमियान में आ गया था, तो उसने कहा था 2002 की रिटर्न फाइल होनी थी। उसने कहा 2002 की रिटर्न तो पुराने कानून रिपील्ड ऑर्डिनेंस के तहत ही सबमिट होगी। फिर इसने बताया कि अगर कोई पुराने सर्कुलर लेटर्स इशू हो चुके हैं तो वो प्रोटेक्टेड है, यानी कि वो ये समझ लो कि वो खत्म नहीं हुए। ये वाली चीज बड़े सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं, सर पुराना सर्कुलर कैसे जारी हुआ है, ठीक है, वो तो पुराने कानून के मुताबिक था, ये अब हम क्यों फॉलो करते हैं। तो मेरे भाई इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि हम उसको फॉलो क्यों करते हैं, किस सेक्शन में, ये सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसने अगले सेक्शन में आके बताया ये सर्कुलर एंड सर्कुलर लेटर के बारे में बताता है, ये नोटिफिकेशन एंड एसआरओ के बारे में बताता है, ये जो 12 सब सेक्शन है ये बताता है कि सारे एसआरओ जारी रहेंगे। हाँ, इसके लिए एक कंडीशन उसने लगा दी कि वो इनकंसिस्टेंट ना हो, पुराने कानून के वो खिलाफ ना हो, तो वो जारी रहेगा। अगर उसके खिलाफ है, उसके मुतालिक उसके मुताबिक बातें नहीं कर रहा, तो उसकी छुट्टी करवा दें, ठीक है। तो उसके बाद ये जो आपका एसआरओ के मतलब कि बताता है कि मॉडिफाई या विथड्रॉ कर देना, किसको कर देना, नोटिफिकेशन या एसआरओ को विथड्रॉ जब तक नहीं हो जाते वो फॉलो होते रहेंगे, इवन के वो पुराने कानून के मुताबिक जारी हुए हुए हैं, ठीक है। एग्रीड। तो यार ये मैंने ब्रीफली आपको समराइज किया है, जो थ्योरी रिपीट कर अच्छा दीजिएगा जी, सर। मैं आपको बताता चलूं कि मैंने ब्रीफली आपको चीजें बताई हैं, ठीक है। अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाना पसंद करूंगा।
सो डैट कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन लिए जाएं, ठीक है। तो अगली बात आपको बता दूं, ठीक है, कि ये सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ मेयर आपका एक वो था, सॉर्ट ऑफ डेमो था, आपको आइडिया हो जाए। सर मैंने एसआरओ को बता दिया है, ठीक है, आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी। अभी मेरा एजेंडा है क्वेश्चन आंसर सेशन का, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर सेशन करें, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। आई थिंक एसआरओ को मैं बता दूंगा अगली क्लास में, अभी डिटेल से नहीं मैंने बताया, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, रिकैप दिया है कि क्या क्या चीज। शायद ये ऐसी चीज है कि ये आपके पाकिस्तानी टैक्सेशन है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, कि ये जी वहाँ पे गल्फ में बैठे हुए, हाँ गल्फ में टैक्स एप्लीकेबल हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी आपके अपना क्या कहते हैं वहाँ भी, क्योंकि मोर और लेस उनका इतना अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टैक्सेशन सिस्टम। जो यूएई ने कॉर्पोरेट टैक्सेशन इंट्रोड्यूस करवाया है, उसको भी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, पाकिस्तान का टैक्सेशन इज मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टैक्स। तो आपको इस को पढ़ने के बाद ये कह लें कि आसान अल्फाज में किसी भी कंट्री के टैक्स को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आईफोन साहब, मुझे आपका नाम तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको मैंने स्टार्ट में ही यही स्टार्ट किया था कि हमारा जो मैंने आपको बताया था हमारा एम क्या है, इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या है, कि आप अपनी खुद प्रैक्टिस कर सकें, आप एक साइड इनकम हो। अगर आप मेल हैं तो आप प्रैक्टिस को बकायदा ऑफिस खोल सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिशनर का लाइसेंस ले लेते हैं, ठीक है। जी जी, पीफा क्वालिफाइड के लिए भी आपने टैक्स वगैरह पढ़ा होता है, तो आप बिल्कुल टैक्स प्रैक्टिशनर ले सकते हैं, जो आपका आईटीपी है, ठीक है। और उसके बाद आप ये कह लें क्या नाम है उसका, कोई भी बंदा प्रैक्टिस कर सकता है, आप घर से बैठे हुए काम कर सकते हैं। ये एक स्किल है, ठीक है, किसी और कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं हमारा। जी, आपको जिस कंट्री का आपने काम करना है उस कंट्री का आपको लाजमी तौर पे टैक्स इंट्रोड्यूस करना, वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं आपको मिसाल दे दूं कि हमारा जो टैक्स लिखा हुआ है ना, आपको इंटरेस्टिंग, ये एक बड़ी मजाक वाली बात होगी कि आपका ये जो टैक्स लिखा हुआ है, एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है इसका, ये पाकिस्तानी किसी ने टैक्स नहीं लिख के दिया, एक ऑस्ट्रेलियन ने लिख के दिया है। और इसमें जब वो आया है कानून, तो आप देखेंगे 4-5 साल तक तो इतनी इसमें चेंजेस होती रही। ऑस्ट्रेलिया वालों की भी इंग्लिश बहुत कोई फारिग किस्म की इंग्लिश होती है, ठीक है, तो मतलब ना वो उसको करेक्ट करते करते बड़ा टाइम लग गया, ठीक है। तो आपको जिस कंट्री का भी टैक्स पढ़ना है, पहले पाकिस्तान का अगर आप समझ लेते हैं, एक बात है, मैं जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, तो आप उस कंट्री का रेलिवेंट टैक्स आपको लाजमी तौर पे पढ़ना पड़ेगा। आप 30-40-50-60 घंटे उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपको चीजें आएंगी। वैसे आपको कह दूं नहीं जी आप यही पढ़ें और दूसरी कंट्री का काम कर दें, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गलत बयानी आपसे नहीं करूंगा। जी बहुत शुक्रिया आपका WC एवरीवन, ठीक है, जो कमेंट्स के लिए। तो आईटीपी के लिए भाईजान, वो आप वो जिस बंदे ने आपको एडमिशन दिया उनसे आप बात कीजिएगा, हाउ मैनी अर्न मनी पर। भाईजान ये तो आपकी प्रैक्टिस पे है, कितना आपके पास काम आता है, आप कैसा काम करते हैं। पैरासिटल हमें करवाइए, प्रैक्टिकल, जी जी प्रैक्टिकल करवाइए मेरे भाई, ये तो मैंने आपको बताना था। देखें, आप कहते हैं सिर्फ रिटर्न फाइल करनी, वो सारी चीजें मैंने करवानी है, लेकिन ये चीजें आपको इसलिए बताई हैं, आपको आइडिया हो जाए कि यार हम अच्छा, हमें कंसेशन एग्जेम्पशन ये वो मोटी मोटी चीजें मैंने आपको एक शॉर्ट हो, मैं और तरफ से स्टार्ट करता। अब ये मेरी आउटलाइन है, मैं ये करवाऊंगा ये करवाऊंगा ये करूंगा, तो मैंने ऐसे नहीं बताया, आपको बताया हल्का से ओवरव्यू दे दिया, ताकि आपको मेरा भी आइडिया हो जाए कि यार वाकई ही आपको कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपकी बेनिफिशियल है नहीं है। आप खोल के अनम्यूट करें, सवाल पूछें, मैं आपको आंसर करता हूँ वन बाय वन। विल यू प्लीज शेयर डिटेल इन अबाउट विथहोल्डिंग एंड सबमिशन इनकम टैक्स एंड। जी ये फरजाना, अभी मैं ये हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये सेशन में आपको करवाएंगे। इज इंडस्ट्री टैक्स एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल फॉर आईटी, नहीं जी, ये आपको फॉर्म का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। डिफॉल्ट सरचार्ज में क्या पता नहीं, डिफॉल्ट सरचार्ज में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज आईरिस? आईरिस IRS नहीं है, आईरिस है IRIS। ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसपे हम इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न वगैरह सबमिट करते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप? ये जी आप कनीज फातिमा आप बात की कर लीजिएगा, जिसने आपको एनरोल किया है तो वो आपको बता देंगे बेहतर, ठीक है। व्हाट इज एडवांस टैक्स? ये भी हमारा एजेंडा नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी ऑर्डिनेंस एंड इनकम टैक्स? भाईजान कंपनी ऑर्डिनेंस कंपनी बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, किसी भी अदारे की कोई लीगल स्टैंडिंग हमने करनी हो तो उसको कंपनी ऑर्डिनेंस डील करेगा, और कंपनी बनानी होगी तो, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स बताएगा, इनकम टैक्स का कानून कि आपने टैक्स वो जो है कैसे आपने लेट्स सपोज आपने टैक्स कितना पे करना है, किस कंपनी ने, किस AOP ने, किस इंडिविजुअल ने,
कि किस इनकम पे कितना टैक्स होगा, किस पे कितनी एग्जेम्पशन होगी। टैक्स का कानून टैक्स के बोर्ड बताएगा, कंपनी ऑर्डिनेंस आपको कंपनी के मतलब बताएगा। अभी कंपनी ऑर्डिनेंस नहीं है, कंपनीज एक्ट है, ठीक है। सर आपका एक और कोर्स मेंशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर एडवांस कॉर्पोरेट आउटलाइन। ये आउटलाइन आप उनसे पूछिएगा, ये मैं मतलब ना मेरा काम सिर्फ पढ़ाने के हद तक है, वो बाकी लोग आपको कॉलेज वाले गाइड करें। व्हाट अबाउट बुक और पब्लिकेशन विद। जी जी, आपको ये बताते चलें कि एसआरओ कभी भी आपको कंबाइन मिल सकते हैं जो आयज ऑफ टुडे हैं, लेकिन एसआरओ तो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ऑन नीड बेसिस जारी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, कंबाइन। और आपको वो कंबाइन आप पुराने ले भी लें तो अगेन जब बार बार जारी होते रहेंगे तो आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नया एसआरओ जारी हो। ऑर्डिनेंस के लिए आपको बताऊंगा कि एस एस नाम का, हुजैमा एंड इकराम का, कोई भी आप बेयर लॉ ले लें, बेयर लॉ, अगर सही तरह टैक्स की काम करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग वाले मैंने मेरा भाई स्टार्ट में जब सेशन स्टार्ट किया था बताया था कि कोई भी बंदा है, तो जो एक लिस्ट मैंने बताई थी कि वो काम कोई भी बंदा कर सकता है, ठीक है। इंजीनियर का क्या काम। जी इंजीनियर साहब जो है भुट्टा साहब, ये इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर डिफरेंट किस्म की आप कह लें कि जो फर्म्स हैं वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बाकी भी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर जो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज की फर्म्स वगैरह हैं या कंपनीज वगैरह हैं उनके साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मेरे भाई एसएसटी जो है ना, सिंध सेल्स टैक्स की आप बात कर रहे हैं, जो सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, और दूसरे नंबर पे जनरल सेल्स टैक्स है। जनरल सेल्स टैक्स आपका नॉर्मल गुड्स के मुतालिक है। खलील अख्तर साहब आप परेशान हुए हैं, तो दूसरे नंबर पे जो सिंध सेल टैक्स है, ठीक है, वो सर्विसेज पे होता है। तो हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को करेंगे मेरा भाई, बेफिक्र। एमबी एग्जेक्टिव एंड कैट पास स्टूडेंट, भाई अगर आपने टैक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, एंड अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। विल यू प्लीज शेयर इन डिटेल व्हाट विद होल्डिंग एंड सबमिशन इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स, ठीक है। जी मेरे भाई आपको अच्छा फैदाना है, विल यू प्लीज शेयर डिटेल। ये आपको बताएंगे ना, क्यों अभी परेशान हो रही हैं? अभी मैंने कोई सेशन में ये तो आपको बताया तो नहीं है, ठीक है। सर जो फर्म में टैक्सेशन होती है और ऑडिट में टैक्स ये होता है, वहाँ पड़े मेरे भाई वही वाली तो चीज़ें हमने पढ़नी है, ये नोफ या नोफ जो भी है, ये चीज़ें तो आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और प्रैक्टिकल आपको करवाना है, इंजीनियर क्या काम करे। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको पता होगा कि इंजीनियर क्या क्या काम कर सकता है। अगर इंजीनियर नहीं है तो फिर आप पहले इंजीनियरिंग करें, फिर आप डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। स्लाइड जी ग्रुप के अंदर स्लाइड बिल्कुल भेजूंगा, मतलब आप फाइलर बना सकें। जी आप फाइलर बना सकेंगे, आप कंपनी रजिस्टर कर सकेंगे, पार्टनरशिप रजिस्टर कर सकेंगे। आप अगर आईटीपी वगैरह ले सकते हैं, लेते हैं तो आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कह लीजिए कि फॉरम पे अपील फाइल कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, ठीक है। Sir, due to some reason, I cannot participate in my recorded clip for this class for please। जी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में बिल्कुल शेयर हो जाएगी। सर हम कितने परसेंट ऑडियंस कवर करेंगे? जी जो मोस्ट लाइकली जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सारी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, कोई चीज़ मतलब मोस्ट लाइकली, वैसे तो 100% पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्लीटनेस हो सके, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको मैं करवाऊंगा जो मोस्ट लाइकली मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकता है क्या? मैं इंजीनियर हूँ, टैक्स नहीं बन। जी भुट्टा साहब आप टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स सीख सकते हो, टैक्स का काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका जो वो है ना, आप ये कह लें जो सर्टिफिकेट है आईटीपी जो एफबीआर इशू कर सकता है, वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हमारे कॉलेज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये एक सर्टिफिकेट आप अपना बकायदा लगा सकते हो, लेकिन ये एफबीआर का सर्टिफिकेट नहीं है जो हम आपको दें। व्हेन दिस सेशन स्टार्ट, हमारा सेशन इंशाल्लाह अगले वीक में स्टार्ट होगा, ठीक है। और 8 बजे से लेके हम 9:30 बजे तक हम अपना सेशन ऑब्जर्व करेंगे। 9:30 से कोई 5-7 मिनट ऊपर ही हुआ करेगा हमारा सेशन, कम नहीं हुआ करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये अगले वेडनेसडे को स्टार्ट होगा हमारा फॉरवर्ड सेशन। हम कितने परसेंट, ये मैंने बता दिया है, जो जितना मैंडेटरी जितनी जरूरी चीजें होगी, बाकी आप आउटलाइन से भी देख लीजिएगा कि कितने परसेंट हमने कवर करना है। रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के लिए एक्सपीरियंस लेना जरूरी है टैक्स में, फाइनेंस टैक्स प्रैक्टिशनर। ये आप ना सईदा तबस्सुम कंवल जिस बंदे ने आपको ये लिंक भेजा है वो आपको सारा गाइड कर दीजिएगा। ये अगेन मैं फिर उसकी गाइडेंस के मुताबिक चला जाऊंगा। मैंने लेकिन आपको बताया कि क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है। इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट लॉ। कनीज क्यों नहीं फायदा होगा? मुझे एक चीज बताएं, अगर आप लॉ का काम मतलब लॉ कर रही हैं, तो कल को एक फ्रेश वकील आता है, हमारे पास बड़े से ज्यादा वकील एनरोल्ड हैं, तो हमें पता है कि उनको कितना काम आता है कितना नहीं आता। फ्रेश वकील को सॉरी टू से क्या आता होता है? मुझे आप एक चीज बताएं कि अगर आप इतनी चीजें सीख लेती हैं तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल टैक्स इफ एसएसटी इज सर्विस सेल टैक्स? मेरे भाई खलील अख्तर साहब, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, हम सेशन में करेंगे, ठीक है।
क्यों परेशान हो गए हैं? मतलब वो एक ही क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन। रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड ओवरऑल कवर, जी जी रिटर्न बिल्कुल बिल्कुल आपको रिटर्न फाइलिंग भी करवाई जाएगी आपको, बल्कि इंशाल्लाह हमने एक, इसमें मैं भी हूँ, इसमें हमारे पास 2 टीचर और भी हैं, आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी वो करवा रहे होंगे, मैं भी करवा रहा हूँ। एट द एंड आप सेशन मतलब खुल के आप हमारे बारे में लिखिएगा फेसबुक पे, हमारे गूगल पे, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कोर्स कैसा बढ़ाया हमने। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये जल्दी से बस एनरोल करना है, आपको कमेंट्स देंगे कि यार आपको कुछ लर्निंग हुई है कि नहीं, ठीक है। का रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड मतलब जी उनको बता दो। अच्छा, व्हेन दिस कोर्स स्टार्ट, ये मैंने बता दिया, ठीक है। प्रॉपर क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह क्लास। व्हाट अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट फॉर आईटी। मैंने आईटीपी एलिजिबिलिटी बता दी, लाजमी नहीं है आईटीपी आप लें, मैं बता चुका हूँ भाई। आईटीपी का बताया इसलिए है कि जिन लोगों को मिल सकता है वो लाजमी लें, जिनको नहीं मिल सकता वो रोने ना लग जाए कि मुझे आईटीपी नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ, ठीक है। अब आईटीपी क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्यों परेशान हो गए? मैं एडवोकेट हूँ, ये कोर्स मुझे क्या बेनिफिट है। वकील साहब जब आप मुदस्सर भाई जब आपने सवाल पूछे हैं ना, तो ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इंशाल्लाह यार मैंने जो चीज़ें बताई हैं आप खुद को एवेल्युएट करें। आपको अगर लगता है कि बेनिफिशियल है तो जरूर लें, अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल नहीं है तो आप ना लें। लेकिन अगर ये चीज़ें कोर्स में जो मेंशन है आप सीखेंगे तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आप मतलब वो क्या कहते हैं चीज़ें इतनी सीख लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी एक, जो आप सिविल क्रिमिनल का काम करेंगे वो तो करेंगे करेंगे, लेकिन एक साइड आप कॉर्पोरेट का काम भी करेंगे। सर आई हैव डन बीकॉम बट नॉट स्टडी टैक्सेशन इन इट, सो आई कैन आई बिकम टैक्स प्रैक्टिशनर। बीकॉम, बीकॉम कौन सा कहाँ से किया है? इसमें टैक्स तो नॉर्मली बीकॉम आईटी में तो टैक्स होता है क्या? मुझे एफबीआई सर्टिफिकेट। और वकील साहब मुदस्सर अमीन साहब आपको तो आईटीपी की जरूरत वैसे है नहीं, अगर आप लेना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एफबीआई का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जानी जानी वी वी 43 अंडरस्कोर जो भी है या डैश 21 ये बताएंगे आपको। आप आपको जिस बंदे ने मैसेज किया ना आप उनको मैसेज करो, यार आपने मुझे ये भेजा, मुझे आईटीपी का बताओ। वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक्स एंड रिगार्ड। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। इफ अ पर्सन हैज 5 years एज कॉर्पोरेट सेक्रेटरी इज ही शी फर्दर रिक्वायर वन। जी आईटीपी के लिए टैक्सेशन का एक्सपीरियंस मांगता है, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी का नहीं मांगता। आई एम हैप्पी टू जॉइन दिस सेशन एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक फॉर द लर्निंग दैट आई विल गेट फ्रॉम। बहुत शुक्रिया शुमान साहब, इंशाल्लाह आप सीखेंगे इंशाल्लाह। ऑडिट एक्सपीरियंस की बेस पर प्रैक्टिस नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, वेरी इंफॉर्मेटिव। जी बहुत शुक्रिया। बाकी लोग के कोई क्वेश्चन है? बेसिकली अगर कोई वन टू वन, ये वन टू वन से बात ये है कि अगर वो स्पीकर ऑन करके पूछेगा तो शायद आप लोगों को लिए और ज्यादा मैं इंटरेक्टिव जवाब दूंगा, ठीक है। तो पूछें, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन जेन में आता है पूछें, लेकिन अगर वन टू वन आप बात करेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन में बेटर एड्रेस कर पाऊँ। अभी आज के एजेंडे में मैंने कुछ बढ़ाया नहीं है, ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है ताकि आप हमें जज कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट डेमो दैट विल बी लीड। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, जी जी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन काम भी आता होगा, एक इंटरव्यू भी होगा, याद रखिएगा। सिर्फ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लेके चले जाएंगे, वहाँ पे काम नहीं आता होगा, वो चपेड़े कराएंगे फिर वापस भेज देंगे। सर क्लास मॉर्निंग में, जी क्लास में जवेरिया सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारी क्लास इवनिंग में ही होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें बड़े सारे वकला हैं, वो लोग हैं जो जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है। इसमें आपको शायद ही कोई शादो नादर 2-4 स्टूडेंट नजर आए, क्योंकि स्टूडेंट भी बिल्कुल ये कोर्स लेते हैं और वो, लेकिन स्टूडेंट का रुझान कम है, लेकिन प्रैक्टिकल लोग इसमें सीखने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार नहीं जो है ना, मतलब क्या कहते हैं फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, या कुछ के घर वाले उनको फीस देते नहीं है, वो ऑलरेडी इतनी फीसें ले रहे होते हैं, तो लोगों को शर्म आ रही होती है घर से पैसे लेते हुए, ठीक है। सर इस सर्टिफिकेट के लिए आखिर में कुछ ये आप सर्टिफिकेट, हमारे सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं या आईटीपी की बात कर रहे हैं? अगर आईटीपी की बात कर रहे हैं तो उसका इंटरव्यू होगा। हमारे सर्टिफिकेट के लिए हमारी ये है कि हम आपको प्रॉपर कोर्स बढ़ाएंगे, और आपकी अगर 75% से अटेंडेंस कम होगी तो हम आपको सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे, और हम आपको कोर्स वगैरह आपकी अटेंडेंस वगैरह मार्क हो रही होती है, तो हम वगैरह ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आपको, ठीक है।
तो हम आपको सर्टिफिकेट उसी बंदे को जारी करेंगे जो हमें लगेगा कि वो सारी क्लासेस ले रहा है। हाँ, चीजें आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट, सिर्फ सर्टिफिकेट असल चीज ना समझो, असल चीज समझो आपका इल्म, आपकी स्किल, आपकी लर्निंग। मैंने जैसे कहा कि कोई एक इंजीनियर भी इस कोर्स में है ना, तो मेरी बात सुनो, अगर वो एक कंपनी बना के दे देता है ना किसी बंदे को, ठीक है, तो वो बंदा लेट्स सपोज 20-25 हज़ार रुपया किसी भी बंदे से आसानी से ले सकता है। कंपनी बनाने की कॉस्ट कितनी है? 2,000 रुपए, 2,200 रुपए वो कंपनी बनाने की कॉस्ट है। तो आप किसी बंदे से 20-22 हज़ार लोगे, तो आपकी तो कोर्स जो है, आप ये समझें कि इस तरह 2 कंपनियां बना दी या 2 रिटर्नें फाइल कर दी, तो आपको फायदा हुआ कि ना फायदा हुआ? आपने किसी की पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कर दी, किसी के सामने बैठे हुए थे आप, वैसे ही आपने बीकॉम किया हो, तो अगर कहता है अच्छा आपको कुछ आता है कॉमर्स को, तो आप बता सकें यार ये मैं काम कर लेता हूँ। सर आई रिसेंटली कंप्लीटेड एलएलबी, नो आई एम डूइंग प्रैक्टिस विद टैक्सेशन लॉयर, रूल डिपार्टमेंटल लॉयर, बट हमारी यूनि में टैक्स सब्जेक्ट नहीं टीचर। सो अब वो टैक्स मेरे सर पे ऊपर नहीं। वो मोहम्मद खान, आप थोड़ा सा इस चीजों को, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं यहाँ पे अगर मैं अपनी तारीफें करूं या यहाँ पे मैं आपको 2-4 नंबर लोगों के नंबर दे दूं या 10 लोगों के नंबर दे दूं, आपको यही फीलिंग आएगी कि यार ये इनके अपने बंदे हैं जो इनकी तारीफें कर रहे हैं। लेकिन कल को यही होगा जो हमारे सेशन में से, यही आप लोगों, आप जब इतनी तारीफें करोगे, जब पढ़ोगे, तो उन लोगों को यही लगेगा यार ये इनका अपना बंदा है, ठीक है। मैं इसलिए किसी बंदे का नंबर नहीं शेयर कर रहा। आप कोर्स पढ़ के मुझे बताएंगे कि वो ऐसे डीजी खान से, कराची से, लाहौर से, हैदराबाद से, क्वेटा से, हर जगह से हमारे स्टूडेंट हैं। वो फिर हमें बताते हैं सर मैं तो वकील के पास 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने जो 4 माह में सीखा शायद वो नहीं सीखा। ये गेन आ जाएगा अपने मुंह मियाँ मिठू, ठीक है। सो आपको ना मतलब ये वेट करना चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करके आप देखें, फिर आपको आइडिया होगा। और इंशाल्लाह हम हत्तुल इम्कान कोई 2 नंबरी, कोई बेवकूफ़ी या कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे तो आपको फील हो कि यार ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ ना मतलब कोर्स बेसिंग तरफ आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुल के लिखिए हमारे अबाउट अबाउट अगर आपको लगे ना कि यार इन लोगों ने सही नहीं पढ़ाया, ये ऐसे हैं, आप खुल के लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको कहूँगा, एतराज नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि बंदा ठीक पढ़ा रहा है, दैट्स फाइन। अगर आपको लगेगा कि यार ये बिल्कुल फारिग आदमी है, ठीक है, आप छोड़ जाइएगा, ठीक है। खुल के आप बुराइयां करें। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, एक चीज होती है कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। तो हमने मेरे भाई आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है, और शायद हो सकता है अगर हमारा हैंड ऑन एक्सपीरियंस ना हो, हम ये काम ना करते हो, तो हम आपको ऐसे ना पढ़ा पाए। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ तो उस चीज को करवाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। और मैं उसको उतनी दिलजमी के साथ, जितना मैंने जिस तरह से सीखा है हमने 9-10 साल से, तो हम आपको उसी तरह से हम एक एक चीज को डिलीवर करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। हाँ, ये पॉसिबल नहीं आप कहें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सर आप पूरा बढ़ा दें, सेल टैक्स एक्ट आप पूरा बढ़ा दें, कंपनी लॉ आप पूरा बढ़ा दें। मेरे भाई हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारे कोर्स की भी कुछ वो लिमिटेशंस हैं कि हमारा जो क्रेडिट आवर्स हैं उनकी उसकी भी लिमिटेशंस हैं, फी की लिमिटेशन है, कॉलेज वालों की तरफ से हमें कुछ पाबंदियां, कुछ सख्तियां हैं कि यार ये चीजें हैं। तो मैंने एक एक चीज को देखना है। सर मैं भी एडवोकेट हूँ, बट इवनिंग में पॉसिबल नहीं। तो जवेरिया आप फिर मतलब ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए अदरवाइज जो अगर ऑनलाइन आप क्लास नहीं ले सकती तो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ऑप्ट कर लें, ठीक है। वो आप बात कर लें अपने रेलिवेंट कोऑर्डिनेटर से, ठीक है। इवनिंग में मतलब मुझे नहीं पता, मोस्टली वैसे जो आयशा हमारी बात करती ऑडियंस है, मैडम, हमारे अगर कुछ 7-8 बैच चल रहे हैं जो बैक टाइम पे, तो उसमें सारी आपको ये चीज बता दूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे हमारा हर दिन बैच चल रहा होता है। कोई 6 से 8 चल रहा है, ठीक है। कोई अभी आपकी क्लास से पहले मैंने एक और बैच बढ़ाया, उसको बढ़ाने के बाद आपकी क्लास में हाजिर हूँ, ठीक है। क्योंकि शाम में मैं 6 बजे के बाद मैं कॉलेज में होता हूँ, इधर पढ़ाता हूँ, फिजिकल क्लास होती है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, दोनों मेरी क्लासेस आयशा अलग बात अलग करो, चल रही होती है। प्लॉट लेना है। तो बात करने का मकसद ये है कि मतलब ना आप या तो ऑनलाइन लें या फिजिकल लें, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन हम रिकमेंड इसलिए करते हैं, या फिजिकल इसलिए रिकमेंड करते हैं, जब लाइव क्लास होती है ना, यू हैव द राइट टू क्वेश्चन एंड आई शैल आंसर। अभी आज आज कुछ लोगों को लग रहा होगा यार मेरी ये फलां वाली बात उसने इग्नोर कर दी। मेरा भाई जब मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 चीजों को लूप में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, एक बिल्डिंग, एक फाउंडेशन क्रिएट करूंगा, देन आप मुझे बताइएगा कि अच्छा सर ये वाला आपने चीज बताई है, इसमें मुझे ये वाली चीज नहीं आ रही। मैं आपको कहूंगा कि अनम्यूट करके पूछें। आज इंटरेस्टिंगली किसी बंदे ने अनम्यूट नहीं किया, मेरा ऐसा कोई सेशन नहीं होता जिसमें लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में अनम्यूट ना करें। आप लोगों ने पता नहीं वो क्यों नहीं अनम्यूट किया, वरना बड़े सारे लोग वो फीमेल्स मेल सारे लोग वो अनम्यूट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द क्लास 1.5 घंटा होगी, ये मैंने स्टार्ट में बताया, शायद आपने नहीं देखा, ठीक है। रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। एक्सीलेंट प्रोग्राम, यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेरी रैशनल अप्रोच, थैंक यू सर। आपको सर आप सर आप एक बना अच्छा ऐप एक बनवा लें, कोई माइक ऑन करे
उससे पहले आप सर इजाज, अच्छा रूल, हाँ इंशाल्लाह रूल हम बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल हमारा रूल होगा। और हम यकीन करें, मैं क्लास के दौरान लोगों को कहता हूँ आप करें अनम्यूट, पूछें मुझसे सवाल, ठीक है। मैं खुल के बताता होता हूँ, मैं ये नहीं कहता यार फ्लावर, नहीं नहीं। हाँ कुछ ऐसा सवाल होगा जो मुझे लगेगा एडवांस क्वेश्चन है यार, ये सबके सामने नहीं आना चाहिए, देन मैं आपको सबके सामने मैं आपको कहूँगा भाई पर्सनली मुझे कॉल कर देना। इफ अ पर्सन हैज 5 years एक्सपीरियंस, ये वाली बात मैं बता चुका हूँ। रेडमी 9 टीम अपना माइक म्यूट करें। सर शेयर नेम ऑफ बुक्स ऑफ दिस कोर्स। अरे भाई आपको मैंने कोई शॉर्टकट के लिए कोई बुक नहीं बतानी, एक तो बुक मैं आपको बता दूंगा आसान सी, सी इंटर वालों को जो हम बुक पढ़ाते हैं कैफ की, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। जो बिल्कुल बंदा इतना LLB भी इवन किया हुआ है तो वो बंदा उसको ले, ठीक है, उस बुक को पढ़े। और जो लोग वाकई सही मायनों में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनका इरादा है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं आपको बताता हूँ, हमारी ऑडियंस दो तरह की होगी। एक ऐसे लोग होंगे मैं सही वाली प्रैक्टिस करती है, वो तो असल कानून से पढ़े। कुछ ऐसी ऑडियंस होगी जो कहेगी यार बस मुझे कंपनी बनानी आनी चाहिए, मुझे रिटर्न फाइल करना आना चाहिए, मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन चाहिए, मुझे लोगो बनाना आना चाहिए, रजिस्टर करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो स्लाइड में स्टार्ट में बताया। तो उन लोगों के लिए ये है कि ये सारी थ्योरी अगर कुछ चीजें उनको नहीं भी समझ आती या उनको नहीं पसंद है तो वो इग्नोर भी कर दें। लेकिन जो इसमें इन चीजों को लोग समझते हैं, इस कोर्स को, ये जो वकील हैं या कुछ और थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, MBA MCOM इसी से सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सॉरी, लेकिन जो लोग ज्यादा इस चीज को समझते हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि यार ये जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, जब आगे वन बाय वन खोल खोल के एक्सप्लेन करूंगा आपको लगेगा यार इसके बगैर तो हमें वाकई मतलब पढ़ना ही नहीं चाहिए, कि हम प्रैक्टिकल पे सिर्फ जाते हैं, हम कहते हैं यार वो ऑथोराइज कैपिटल होता है। ऑथोराइज कैपिटल अब है क्या आपको नहीं पता, ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल की इंक्रीज डिक्रीज का आपको नहीं पता, ठीक है, एक बात है। तो पहले मैं उसकी बेस बनाऊंगा तो मैं आगे ऊपर लेके जाऊंगा ना। सर कोर्स PDF एडवांस मिल जाएगा जी, कोर्स PDF मैं मेरे भाई अभी ग्रुप के अंदर शेयर करने लगा हूँ। अच्छा जी आगे क्या क्वेश्चन है जी, आगे क्वेश्चन है एक्चुअली अकाउंटिंग वाज कंपल्सरी सब्जेक्ट इन टैक्सेशन। अच्छा इसलिए आपने नहीं किया है। अच्छा इसका मतलब है कि आपका BS ऑनर्स होगा, ठीक है। फिर तो PPT स्लाइड बिल्कुल मिल जाएगी मेरे भाई। डेज कौन कौन से होंगे? वेडनेसडे थर्सडे आपकी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। अच्छा जी, और किसी बंदे का कोई सवाल है मेरा भाई? प्लीज माइक अनम्यूट कर, म्यूट कर, मतलब अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें, लिख के पूछें। अभी हमारे पास टाइम है, मैं कभी भी ऐसे आप सेशन में भी देखेंगे कभी भी टाइम से पहले क्लास एंड नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ कभी हो सकता है, ठीक है, नहीं कल सेशन नहीं है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। बशर साहब, असल में हम माइट अनम्यूट मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसा जब सब एक आपने क्वेश्चन पूछा था ना तो सबने अनम्यूट किया तो ना बिल्कुल किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। अच्छा तो अच्छा सर ठीक है। मैं तो ये एक सजेशन देना चाहता हूँ सब लोगों को जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, आई काइंडली, अगर आपको समझ आए तो ये है कि काइंडली माइक ऑन करने से पहले सब जो है ना रेज हैंड करें। फिर सर आप जो है ना उसका नाम कॉल करें तो वो बस अनम्यूट करे और वो आपसे सवाल करे। तो ये फिर सर हाँ, यही दिक्कत होती है ना कि इशू हो जाता है कि मतलब अचानक से सब पे आवाज आने लगते हैं और कुछ समझ नहीं आती। शुभान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा मशवरा है, ठीक है। और इंशाल्लाह जब अगली क्लास होगी ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं उसमें आपको फर्स्ट इंशाल्लाह ये रूल शेयर करता होता हूँ मैं, ठीक है ना। आज ओरिएंटेशन है और मैं आज इतनी सख्ती कर दूंगा ना तो आप कहेंगे हाँ यार क्या मतलब ये सर, सच सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो आई एम समझा रियली रहे हैं रियली ना। सेटिस्फाइड विद योर टीचिंग स्टाइल एंड आई रियली लाइक कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ये ज्वाइन किया। मैंने एक फेसबुक लिंक से आपकी ये पोस्ट देखी थी, बस अचानक मेरा मूड हुआ और आई एम सो हैप्पी कि मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ। आई एम रियली रियली सेटिस्फाइड। आई हैव रिकमेंडेड माय अनदर फ्रेंड, इंशाल्लाह ही विल बी ज्वाइनिंग अस आल्सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। सर बस ये इंशाल्लाह। वेडनेसडे थर्सडे को अगर क्लासेस होंगे तो कल का जो दिन है थर्सडे उस पे क्लास होना है कि बस नेक्स्ट वीक से ही शुरू नहीं होगी? नहीं, नेक्स्ट वीक से। वो पता है क्या हमारा क्या होता है कि जो आप लोग सेशन में लोग हैं, ठीक है, इसमें से मैं ये बता दूं तकरीबन 60% लोग 60 से 75% लोग एनरोल्ड होते हैं, ठीक है। बाकी लोगों से ना वो थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर आपका LMS वगैरह बनेगा, ठीक है, ऑनलाइन का। तो वो सारा जो है ना सिस्टम वो कॉलेज पे देख रहा होता है, ठीक है। तो अभी ये क्लास वालों को अगेन यही लगना है कि आप भी हमारे बंदे हो। तो ये चीज आपको बता दूं कि इसमें ना मतलब आपका LMS वगैरह सारी चीजें सेट हो जाएंगी नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ये हम स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे इंशाल्लाह हमारी क्लास चलती रहेगी।
ठीक सर, अफर्मेटिव सर, यही क्वेश्चंस थे मेरे। बाकी आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड फ्रॉम द आउटलाइंस। और मेरा मकसद यही था ये ज्वाइन करने का। आई एम एनरोल्ड लॉयर एंड आई एम इन लाइक सर्च ऑफ द टैक्स कंसल्टेंसी, क्योंकि मेरी खुद की टैक्स कंसल्टेशन वो कोई और वकील कर रहा होता है। आई वांट टू डू इट ऑन माय ओन। उसके अलावा आई हैव हमारी कंपनी, हमारे हमारा जो फर्म है, लॉ फर्म है, उसके क्लाइंट्स है, उनको इस असिस्टेंस की जरूरत होती है। सो आई वांट टू लाइक इंश्राइन माय जो है ना आप एबिलिटी। कराची आके आपको मिलते हैं ना, आपके कराची आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह आपको जरूर जरूर सर, आई विल इनवाइट यू ऑन माय इन माय फर्म। इंशाल्लाह बैठेंगे, हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी भाई, WC मेरा ख्याल है आपने माइक ओपन किया है, प्लीज क्वेश्चन पूछें। बाकी सारे लोग खामोशी, नहीं पूछना क्वेश्चन, चला जाऊं मैं? सर आई थिंक काफी पार्टिसिपेंट्स ने वैसे भी लीव कर दिया है। और अभी अस्सलाम वालेकुम अभी सर। सर वालेकुम सलाम भाई। सर मुझे ये पूछना था कि हम ये सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को देख रहे हैं, इसके अलावा SRB के पोर्टल से जो डायरेक्टली हम टैक्स पे करते हैं, और FBR के पोर्टल से सेल्स टैक्स जो भरते हैं मंथली, तो ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे प्रैक्टिकली। शहजादे म्यूट कर फिर बता। और मेरी जान है, इनकम टैक्स सेल टैक्स में हमने करना क्या है? ये रिटर्न बनाना आपको सिखाना है, आपके एडवांस टैक्स का आपको बताना है, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स का बताना है, ठीक है? तो ये इनकम टैक्स सेल टैक्स यानी क्या है, किसको रहे हो, ठीक है? मतलब वही तो चीजें आपको करवानी है ना मेरे भाई, ठीक है? वो शायद अभी मेरा ख्याल है कि आपका वो टैक्सेशन वगैरह का कोई बैकग्राउंड है या चीज़ों का आइडिया नहीं है, ठीक है? तो ये आपका कोई उस तरह से क्वेश्चन है, मतलब कोई मजे का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है? सॉरी टू से। लेकिन ये इंशाल्लाह हम जब करेंगे तो आप पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली, चाहे वो SRB हो या PRA हो, तो तकरीबन PRA, BRA, KPRA सारे तकरीबन मिलते जुलते हैं। उसमें से आपको जो प्रोविंस की सेल टैक्स रिटर्न होगी, कोशिश होगी कि अगर हर सूबे की ना करवाई जाए तो कम से कम एक दो सूबों की करवा दी जाए, इंटरफेस सब सूबों का आपको दिखा दिया जाए, उसको लॉग इन करके दिखा दिया जाए, ठीक है? आप जब देखेंगे वो 99% वो सेम, बल्कि 100% सेम होगा, ठीक है? तो आप इंशाल्लाह खुद कहेंगे कि अच्छा ये वाली चीज मैं सोच रहा था, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। आपके जेहन में जो क्वेश्चन है ना, मोटे मोटे आप अपने वो लिख लें, ठीक है? यार ये चीज मैं सीखना चाहता हूँ, या जो मैं आपको आउटलाइन भेजूंगा, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो, जब हम जांच लें आपसे कि भैया कोर्स कंप्लीट हो गया, तब आपने कहना है सर ये वाली चीज आपने बताई थी लेकिन पढ़ाई नहीं, ठीक है? जी। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन आए थे? Sir, in future I will move to UAE as my husband is there, but I come to know that a law is not valid there. So I want to know how I can do or start my job there. शायद आप मेरे से वैसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? आपने पर्सनल क्वेश्चन मुझे भेजा, ठीक है? तो इसमें यह है कि मैं आपकी क्वालिफिकेशन देख के फिर आपको कुछ मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन इसकी सिर्फ एक किसी चीज़ की बेस पे नहीं दे सकता, ठीक है? पहले आप मेरे साथ डिस्कशन कीजिएगा, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह बताइएगा, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आपको बता दूंगा कि वहाँ भी बैठी हुई आप जो कई सारे काम है जो ऑनलाइन काम कर सकती हैं, ठीक है? इवन पाकिस्तान के बड़े सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। MSc इकोनॉमिक्स एंड LLB, ठीक है? अच्छा, MSc इकोनॉमिक्स भी आप ये कह रहे हैं कि आप फिर ऐसा करें ना, LLB से पहले आपका क्या है, बैचलर किस में है? LLB भी अच्छा बैचलर, अच्छा BCom है, ठीक है? तो BCom बेसिस पे आप देखें, CPA पाकिस्तान की ना कुछ एग्जाम्पशन ले लें। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, CPA पाकिस्तान बड़ा आसान सा है, ठीक है? मेरा ख्याल है कि कुछ आपको एग्जाम्पशन मिल जाएंगे, थोड़े से पेपर होंगे, वो दे लो, ठीक है? तो वहाँ पे जाके इवन आप ऑडिट फर्म खोल सकती हो, दुबई में भी और सऊदीया में भी, ठीक है? और वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। CPA पाकिस्तान, बस पाकिस्तान में तो उसको फारिग तरीन माना जाता है, लेकिन बाहर वो उन्होंने हमें अलाउ किया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में फर्म आप नहीं खोल सकते। सर व्हाट अबाउट फिजिकल क्लासेस? कहीं से अगर आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहती हैं तो आप इस्लामाबाद में कैंपस है, आप आ जाइएगा। जो फिजिकल की क्लास, एक नई क्लास स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है? वो नेक्स्ट मंडे को है, ठीक है? जो उसकी ओरिएंटेशन हो गई है, ठीक है? लेकिन वो नेक्स्ट जो है वो मंडे को है, ठीक है? और आई कॉल यू, आई एम फ्रॉम द खान। आप वो मैं अपना नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, ये बाकी लोग भी देख लें, ठीक है?
तो कल कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ग्रुप में भी मेरा नंबर होगा, ठीक है। मीटिंग टू एवरीवन, ठीक है। ये मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, ठीक है। यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। पहले मैसेज कर दीजिएगा, देन हम डिस्कशन करते हैं। जी, किसी और बंदे का क्वेश्चन है? सर आई एम शेयरिंग योर नंबर आल्सो। जी जरूर, मुझे शुभान मैसेज भी कर दीजिएगा, ठीक है। रियली हेल्प्स मी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अगर आप लोग के क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर चलता हूँ। दुआ में याद रखना, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो अगेन लास्ट अपॉर्चुनिटी। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सी यू, अल्लाह हाफिज़।